आपका रेस्पिरेशन में हमारे पास पहले हम देखेंगे एक बार कि अभी डोंट वरी, मैंने अभी स्क्रिप्ट यानी कि आपका जो नोट्स है वो मैंने अभी नहीं खोले हैं। जस्ट हम पहले भूमिका देखेंगे। रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं आज हम। और इस रेस्पिरेशन में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे ऑर्गन्स आपस में जुड़े हुए हैं, किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए, यानी कि श्वास प्रश्वास की क्रिया के लिए। कैसे हमारी बॉडी कैसे एक दूसरे का साथ देती है, उसको कार्य करती है। ठीक है। पहले ये समझेंगे कि होता क्यों है। ये होता इस वजह से हमारी बॉडी में, ताकि ऑक्सीजन पहुंच सके। ऑक्सीजन पहुंच सके मतलब ऑक्सीजन एक मेजर एलिमेंट है, एक मेजर जरूरत है हमारी बॉडी की, जिससे जिसके थ्रू जिसके रहते हुए हमें हमारी बॉडी कार्य कर पाती है, ऑक्सीजन की वजह से। दूसरा, जो कार्य उन्होंने पहले किए हुए बॉडी के अंदर कर रहे हैं, चल रहे हैं, उन सब की वजह से हमारी बॉडी में से कुछ टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। और वो टॉक्सिन्स जो बाहर निकलते हैं, वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में से निकलने जरूरी है। अगर ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में से नहीं निकलेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर विकार, यानी कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी जिसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं, या कार्य आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा रहता है। तो कार्य के हम कार्य करते रहे, कार्य चलता रहे हमारी बॉडी में निरंतर। इसके अंदर दो चीजें आती हैं जिसकी वजह से इसको समझना जरूरी है। पहला होता है वॉलंटरी, दूसरा होता है इनवॉलंटरी। ठीक है, एक मेरे कंट्रोल का, दूसरा मेरे कंट्रोल में ना होना। तो जो सेल की प्रक्रियाएं हमारे अंदर हो रही है ना, वो हमारे कंट्रोल की नहीं होती। ये सब हम सब जानते हैं, क्योंकि कंट्रोल में होती तो अब भूलने की बीमारी तो इंसानों को अच्छी खासी है। तो वो तो भूल जाते कि ओह, आज सेल ने ये वाला काम करना था, मुझे ये काम करवाना था। तो वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं आता। और जब सेल की इतनी माइन्यूट सी गतिविधियां हैं, अगर वो हमारे हाथ में दे दी जाती या हमारी याददाश्त में होती, तो हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। और दूसरी गतिविधियां, जैसे कि दिल का धड़कना, फेफड़ों का, इन सब के जो कार्य है, और खाना कैसे पचता है, ये सब कुछ हमारा किस में चला जाता है? इनवॉलेंट्री, यानी कि हमारे कंट्रोल में ना होना। ये इसलिए ही होता है। ठीक है। अब इसी के चलते ही हमारी बॉडी में अंदर इतने सैकड़ों काम चल रहे हैं जो हमें नहीं पता। उनमें से एक छोटा सा है रेस्पिरेशन का, कि ये हमें किस चीज में हेल्प कर रहा है। ये मत सोचो कि सिर्फ श्वास प्रश्वास हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें लगता है कि हम सफोकेट कर जाएंगे, और इसलिए हमें ब्रीथ इन ब्रीथ आउट हमें करना होता है। इसके अलावा वो अंदर जाके ऑक्सीजन क्या करती है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलती है, खैर ये तो आपके कोर्स में ही है, पर लेकिन आप इसको सिंपल सा इस चीज से समझ सकते हो इन ब्रीफ, कि हर सेल जो गतिविधियां कर रहा है, उसका बाय प्रोडक्ट, सॉरी, उसका एंड प्रोडक्ट जो है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। आप ये समझिए। ठीक है। और वो जो एक टॉक्सिन है हमारी बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसको हम ज्यादा देर तक स्टोर करना नहीं चाहिए हमें, और ना हम कर सकते हैं। ठीक है। इसे हम तुरंत के तुरंत जैसे बनता है वैसे के वैसे इसको बाहर निकालना जरूरी होता है। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है। अब एक चीज और थोड़ी सी समझ लेते हैं इसके साथ साथ में, ऑक्सीजन उतनी ही साइमल्टेनियसली हमें चाहिए होती है, सो दैट हमारी गतिविधियां साथ साथ में चलती रहे। ठीक है। अब ये होता कैसे है, इसका एक्सचेंज कैसे होता है, ये जरूरी है समझना, बहुत जरूरी है। ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं। ये अदिति साहा मैम जी ने बनाई है, हमारी नोट्स बनाए हैं। पहले तो उनको हम थैंक यू बोलेंगे कि मैम आपने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं। आज हम उन्हीं की मदद से श्वसन तंत्र को पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन जो है एक मूवमेंट होता है। मूवमेंट किसका? चलना। किसका? ऑक्सीजन का। कहाँ से? बाहर से अंदर तक। यहाँ एक ग्रेडियंट सिस्टम लिखिए। ग्रेडियंट। समझिए, एक मिनट। ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट से क्या होता है? जैसे जहां पे जो चीज कम होती है ये ज्यादा होती है, उससे वहां पे इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो होता है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कम होती है, इसलिए वो अंदर जाके हमारे अंदर एक्सचेंज। मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। पीपीटी भी नहीं दिखाई दे रही है।
आपको मेरी भी आवाज आ रही है? यस यस मैम। मैम। कहाँ तक हम करा था? मुझे लगा नेटवर्क प्रॉब्लम हुई तो सब कुछ लॉस्ट हो गया। मैम ग्रेडियंट। ग्रेडियंट तक करा था, ओके ठीक है। One second. करा नहीं था मैडम, बता रहे थे आप रेस्पिरेटर ऑक्सीजन देते हो जो छोड़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। ओके, अभी तक वहीं तक करा था ना, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है और ग्रेडियंट का सिस्टम क्या होता है, आप इसको थोड़ा सा समझे यहाँ पर। कि कोई भी चीज हमारे यहाँ पे क्या होती है हमारी बॉडी में, और हमारी हमारी बॉडी बाहरी तौर पे क्या करती है, अगर बाहर गर्मी है तो हमारी बॉडी क्या करती है, थोड़ा सा पसीना बाहर निकालती है ताकि हम बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा सा मैच कर सके, बैलेंस कर सके। ठीक है, लेकिन हालांकि हो नहीं पाता, पर हम कोशिश हमारी पूरी रहती है, राइट। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, हमारी सेल्स के अंदर ना एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, ये जरूर होता है, ठीक है। अगर कोई चीज बाहर ज्यादा है तो बाहर से चीज अंदर आएगी, सेल के अंदर आएगी, मतलब वो अंदर आएगी और बैलेंस करेगी उस चीज को। जितना भी कोई भी, मान लीजिए, अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सिर्फ समझिएगा सिर्फ इस बात को, ठीक है। अगर मान लीजिए पोटेशियम है, पोटेशियम सेल के बाहर बहुत ज्यादा है, मान लीजिए 90 है, और अंदर सिर्फ है 20 या 30%, ठीक है, या 30% समझिए, 30 अंदर है 90 बाहर है। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसको कोप अप करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए बाहर से ना पोटेशियम सेल के अंदर आएगा, ताकि वो इक्वल हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, यही चीज मेजर चीज है टू अंडरस्टैंड कि ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है हमारी बॉडी के अंदर हो ही क्यों रहा है। सेम ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वातावरण जो हमारा आसपास है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कम है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका एक्सचेंज हो जाता है, वो बाहर ले जाके बाहर फेंकी, मतलब अंदर बॉडी के अंदर एक्सचेंज होने के बाद बाहर फेंकी जाती है। ऑक्सीजन बाहर बहुत ज्यादा है, बॉडी के अंदर कम है, इसलिए अंदर की तरफ हम उसको खींच के एक्सचेंज कर पाते हैं, हमारा सेल उसको पकड़ पाता है, ले पाता है, उसको जरूरत होती है इसलिए उसको ले पाता है। जब भी कमी होगी तो सेल बाहर से उठाएगा, सेल बाहर से उठाएगा जब भी कमी होगी इस तरह की। और जब उसको ज्यादा होगा, अत्यंत होगा और बाहर उसकी जरूरत होगी, यानी कि बाहर या तो उसको निकालना है, टॉक्सिन्स है, ठीक है। लेकिन उसको बाहर निकालने की भी एक तरीका होता है कि कोई चीज अगर बहुत ज्यादा हो चुकी है अंदर, तो उसको हमने बाहर निकालना, आप ऐसा भी इसको इस दूसरे तरीके से, पहलू से भी समझ सकते हो। तो वो बाहर निकालने का प्रयास करती है, हम कहते हैं ना कि इसको जरूरत है, इसको जरूरत है। पर सेल ले कैसे रहा है, उस चीज को कैसे समझोगे, वो कैसे आ रहा है, कैसे ये डिफ्यूजन कैसे हो रहा है, ये जो एक्सचेंज है ये कैसे हो रहा है, साइंटिफिक लेवल में बोलोगे तो इस तरह से हो रहा है कि कोई चीज बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो उसको बुलाएगी, ठीक है। सेम ऐसा ऑक्सीजन के अंदर होता है, ये चीज होती है, ठीक है। इस वजह से इनका प्रेशर बनता है। जो मेन चीज जो है साइंस में, हम क्यों उसको बार बार प्रेस करके बोल रही हूँ, अदरवाइज जो जिस तरीके का या जिस परिभाषा से हम समझते आ रहे हैं वो कॉमन था, और वो समझा भी जा रहा था, इजी था ना। पर लेकिन जो ये मैंने अभी बोला, वो क्यों बोला, क्योंकि प्रेशर का इसके अंदर बात आ जाती है, प्रेशर की, इसमें प्रेशर का चेंज होता है इस वजह से, ठीक है। चलो, ये एक चीज हमने अभी देख ली, इसका और अच्छे से हम डीप पे देखेंगे जब इसका एक्सचेंज हो रहा होगा एल्वियोलर सैक्स के अंदर, ठीक है। I'm sorry। तो ये क्या हुआ, इसके अंदर ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो आउटसाइड एनवायरनमेंट से सेल्स जो होते हैं, ऑक्सीजन जो होता है वो आउटसाइड एनवायरनमेंट से सेल के अंदर आता है, विद इन द टिश्यूज, जो टिश्यू के अंदर सेल्स है उसके अंदर उसका एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट, ठीक है। जो श्वसन तंत्र है उसके अंदर कुछ हमारे ऑर्गन्स है, अंग है, कौन कौन से अंग हैं जो गैशियस एनवायरनमेंट जो प्रदान करते हैं, जो आदान प्रदान होता है, उसके लिए कुछ अंग हैं। कौन कौन से अंग है या ऑर्गन है उसके लिए? पहला होता है हमारे प्रोसेस के, उस हिसाब से उसको डिवाइड करा गया है। प्रोसेस क्या क्या होते हैं, इस चीज को बहुत आराम से जरूरी समझना। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, इंस्पायरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन क्या होता है, ये वर्ड्स आते हैं,
ठीक है, एग्जाम में आते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस, इनसे इन्हीं वर्ड को यूज करके बनाया जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है, दो तरह की मतलब दो फेज होते हैं, यानी कि इसके अंदर दो चरण होते हैं। वो चरण कौन कौन से होते हैं, पहला होता है इंस्पायरेशन, सेकंड होता है एक्सपायरेशन। फ्लो इंस्पायरेशन में क्या होगा, हवा अंदर की तरफ जाएगी, यानी कि हम अंदर लेंगे कहाँ, लंग्स के अंदर। ठीक है, और एक्सपायरेशन में क्या होता है, हवा बाहर निकलेगी फेफड़ों से, इसे कहेंगे एक्सलेशन, यानी कि ब्रीद आउट ब्रीद इन, ये वही चीज है। ठीक है, फिर आएगा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने अभी कहा। ठीक है, एक्सटर्नल, सॉरी हाँ, एक्सटर्नल और इंटरनल, इसको मिला के ही हमारा प्रॉपरली रेस्पिरेशन बनता है, इन दोनों को मिला के। ठीक है, गैस का एक्सचेंज होना, यानी गैस का आदान प्रदान होना, इसके अंदर ब्लड के अंदर और लंग्स के अंदर, क्योंकि ब्लड ने ही तो ऑक्सीजन लेके जाना होता है, और जब वो ऑक्सीजन ले लेता है ना लंग्स से ब्लड, तो वो एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। O2 प्लस कह रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ऐसे नहीं लिखती, ऐसे लिखती हूँ, यहाँ पे प्लस लिखते हैं ब्लड को। ठीक है, प्लस O2 हो जाता है, और ये फिर जाता है हार्ट के पास, और यहाँ से प्रक्रिया होती है हमारी ब्लड सर्कुलेशन की। इसलिए मैंने कहा था कि रेस्पिरेशन और हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो हमारा हार्ट में होता है, दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, वहीं जो हमारा ब्लड के पास, यानी कि वेन्स जो लेकर आई होती है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड क्यों बोला, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की अब कमी हो चुकी है, नाम मात्र रह चुका है, और इसको मैंने माइनस से संबोधित किया यहाँ पर। ठीक है, माइनस यानी कि डी माइनस में है, और यहाँ ऑक्सीजनेटेड मीन्स प्लस करा है मैंने यहाँ पर, तो बात को समझना। यही ब्लड जब वेन्स के माध्यम से हमारे हार्ट के अंदर आता है, यही ब्लड हमारा जाएगा यहाँ पे, यहाँ ये रहा, यही ब्लड जाएगा यहाँ पे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन को लेने के लिए। ठीक है, और फिर यही लेके वापस हार्ट के पास आएगा, और ये चक्रिया, ये जो चक्र है, ये प्रक्रिया जो है, ये आपकी चलती रहेगी, ये साइक्लिक मूवमेंट चलता रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ आई थी जो मैंने बोला, डोंट वरी, दोबारा रिपीट बार बार होगा, या तो वैसे ही करवा दूंगी। तो अभी फिलहाल कुछ समझ आया कि क्या हो रहा है हार्ट के यस पास। मैम। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, क्योंकि ये चीज क्लियर ही नहीं होती। ये तो हम समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है, ऑक्सीजन आया, कार्बन डाइऑक्साइड गया, अच्छा ब्लड में आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, ब्लड लाती है, ब्लड छोड़ती है, लेकिन क्या, क्यों कर रही हो ऐसा, और उसके पास, खुद के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, उसके पास वो खुद कहाँ से ले आता है, वो खुद तो क्रिएट नहीं करता हार्ट। ठीक है ना, हार्ट के पास वेन्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, और यही ब्लड चला गया लंग्स के पास, किसके पास, लंग्स के पास। ठीक है, लंग्स ने यहाँ आके ये करा, इसका गैसियस एक्सचेंज हुआ यहाँ पर, उसको ऑक्सीजन मिली, और फिर वापस भेज दिया किसके पास, हार्ट के पास, +O2 करके। आई थिंक अब पिक्चर और क्लियर हो गई होगी, जो थोड़ा बहुत भी समझ नहीं आया होगा किसी को। ठीक है, पक्का, मैं आगे बढ़ूं। यस मैम। थैंक यू, चले। ठीक है, गैस एक्सचेंज हो गया इसके अंदर, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान और प्रदान हो गया कहाँ पे, ब्लड के अंदर, ब्लड और लंग्स के बीच में। ठीक है, फिर इंटरनल रेस्पिरेशन को देखते हैं, यहाँ पे क्या है, गैस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स, यानी कि लिया ही क्यों है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो लिया है वो अब सेल्स को देंगे, जाओ जाओ अपना काम करो, आपको जो जरूरत थी ना ऑक्सीजन की, लीजिए लीजिए। और साथ में क्या लेते हैं, एक हाथ दे एक हाथ ले, अच्छा ऑक्सीजन दे दिया, और जो ब्लड, सॉरी यहाँ पे एक हाथ दे नहीं होगा ना, यहाँ पे होगा जो जो भी टॉक्सिन्स है ना, वो अब क्रिएट होगा, और फिर वो ब्लड लेके जाएगा। ठीक है, ऑन द स्पॉट वो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, और वो ले जाता है। यहाँ क्या हुआ, इससे सिर्फ ऑक्सीजन ट्रांसफर करा, यहाँ से ऑक्सीजन ट्रांसफर हुआ, यहाँ CO2 वापस लिया उसने। ठीक है, यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन ट्रांसफर हो, ऑक्सीजन का आप मानो जैसे ट्रांसफर हो चल रहा है आपस के अंदर, वैसे इसके अंदर पूरा इन डेप्थ होता है। कैसे होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पर वो क्लियर हम कर देंगे अभी। ठीक है, अभी जब आप आगे आएगा एल्वेओलर सेक्स के अंदर कैसे वो चीज एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, ये वहां पे थोड़ी कंफ्यूजन वहां पे आपकी दूर
हो जाएगी ब्लड, और लंग्स का नाम याद रखना है एक्सटर्नल में, कि लंग्स के अंदर हवा आई और ब्लड को दे दिया। अब ब्लड में आया, ब्लड ने क्या करा, ब्लड ने ऑक्सीजन सेल को दिया, और जो लंग से लिया था वो इसने यहाँ पे सेल को दिया +O2, और इसने यहाँ पे इसको CO2 दे दिया, और यही ब्लड से वापस लंग्स के अंदर, यानी कि उसकी जो हमारी जो ब्रोंकल्स है वहां से वो चीज CO2 उसको मिल गई वापस, और अभी लंग्स ने बाहर फेंक दी। ठीक है, डोंट वरी, बहुत छोटे में भी समझा रही हूँ, आगे दोबारा पूरा का पूरा प्रक्रिया आएगी। ठीक है, ओके, ये कुछ बेसिक्स है जो हमें समझने जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेसिक्स, इसके ऊपर से ये इन जनरल भी पता होना चाहिए, और वैसे भी एग्जाम में भी आ जाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है एडल्ट के अंदर, 12 to 18 per minute। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट, जब श्वास का इन एंड आउट करते हैं, जो लोग ज्यादा लेते हैं दे आर इन स्ट्रेस, आइदर दे हैव लॉट्स ऑफ डिप्रेशन, काइंड ऑफ, नॉट डिप्रेशन मैं बोलूंगी, स्ट्रेस बोलूंगी यहीं पर ही, कि वो बहुत परेशान है, उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है जिनका इससे ज्यादा चलता है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी रेट को ही हमने कम करना होता है अकॉर्डिंग टू द योग। ठीक है, योग में हम इसको कहते हैं कि जितना ज्यादा आप श्वास ले रहे हो उतनी जल्दी आप मृत्यु के पास पहुंच रहे हो। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि श्वासें तो गिनी चुनी आती हैं, और ये कितनी है, ये परमात्मा ने ही डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये श्वास ही होता है जिसको हम लंबा और गहरा करते हैं। इसी की वजह से ही एक, अभी हम आगे इसको और लास्ट में थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे, हालांकि हम सब जानते हैं, पर फिर भी उस चीज को दोबारा से एक बार रिपीट करेंगे हम। ठीक है, कि लंबा और गहरा श्वास हम क्यों लेते हैं, होल्डिंग हम क्यों करते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसको अच्छे से देख लीजिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में, दोनों में ही ये ऑर्गन्स का एक लंबी सी लिस्ट होती है जो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारे कौन कौन से हैं जो इस सिस्टम में होते हैं, पहला होता है नाक, फिर होता है हमारा गला, फेरिंग्स, गले के पास होता है हमारा ये जस्ट बिल्कुल गला होता है जहाँ पे हमारी घंटी होती है, उस तरफ आप समझिए वो होता है ये वाला पार्ट, बिल्कुल ऐसे वाला, ये वाला। ठीक है, जहाँ पे हम गार्गल करते हैं। ठीक है, लैरिंग्स आता है हमारा जहाँ पे हमारे ये दिखता है ना, वोकल बॉक्स दिखता है हमारा, वॉइस बॉक्स दिखता है, सॉरी, वो जो दिखता है हमारा लैरिंग्स, वो वाला एरिया आ जाता है। ठीक है, जहाँ पे हमारा वो भी है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, वो वाला एरिया आ गया। ठीक है, जो लकी जो अब गले में आ गया, पहले ये माउथ में था, माउथ का बैक साइड थी, अब ये गले में आ गया। ठीक है, अब ट्रैकिया, ट्रैकिया आ गया नीचे की तरफ, ये रहा। ठीक है, इसमें कैसे होता है ना, ये ना एक रिंग सी बनी हुई होती है, कैसी रिंग बनी हुई होती है, जैसे ना हाफ सी में ना, हाफ सी से मतलब जैसे कि ये देखिए जी, जैसे ये हाफ सी है ऐसे करके ना, इस तरह से बनी हुई होती है हाफ सी, पीछे की साइड प्लेन सी होती है इसकी, ऐसे प्लेन सी होगी ऐसे करके, और फिर सी 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 ऐसे करके ना इन्होंने वो एक पाइप ऐसे बनी हुई होती है ये वाली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नीचे ले जाने में और प्रक्रिया को करने में हमारे लिए बहुत हेल्प करता है। किसके अंदर, प्रक्रिया को, जो हमारी प्रक्रिया है ना श्वास की लेने की और छोड़ने की, उस प्रक्रिया को काफी हेल्प करता है। ठीक है, फिर आता है ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकाई, ये याद रखिएगा, जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं, एक और चीज आएगी उस पर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये आ गया ब्रोंकाई, ये रहे। ठीक है, और फिर आता है ब्रोंक्योल्स, जब ब्रोंक्योल्स टूटता है आगे की तरफ, ठीक है, पेड़ का होता है ना, जैसे पेड़ की जो आगे छोटे छोटे तने बनने शुरू हो जाते हैं उसे कहते हैं हम ब्रोंक्योल्स। जो ये बना रखा है ना, यह देखिए, ये जो आगे का अग्रभाग है, एक सेकेंड, आगे का अग्रभाग जो होता है ये वाला जो पार्ट है, ये आपका ब्रोंक्योल्स होता है। ठीक है, और ये वाला आपका होता है ब्रोंकाई, ये वाला पार्ट है ये वाला एरिया जितना है जो लंग्स के अंदर तक अभी तक नहीं गया है वो ब्रोंकाई है। और जो जैसे ही अंदर तक जाएगा भी, ये जो बड़ा वाला पार्ट है ना, बड़े वाला मेजर वाला, ये जहाँ मैं मार्क कर रही हूँ, ये है आपका ब्रोंकाई। इसके आगे जब तने बढ़ रहे हैं यानी कि ब्रांचेस निकल रही है, उसे हम ब्रोंक्योल्स बोलते हैं। इसमें डिफरेंस जरूर समझ लीजिएगा, ये तंग करता है थोड़ा सा। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ भी लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन है वैसे, पर फिर भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, फिर आता है एल्वेलाई, एल्वेलाई आगे की तरफ होते हैं, इसी के आगे छोटे छोटे से गुच्छे से बने हुए होते हैं, जैसे कि चेरी समझ लीजिए या अंगूर का गुच्छा समझ लीजिए, और इसके जैसा और क्या होगा एग्जाम्पल के तौर पे, वैसे अंगूर सबसे बेस्ट रहता है और चेरी सबसे सबसे ज्यादा इजी
है समझना इस चीज के लिए। बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, मटर के दाने की तरह समझ लीजिए, लेकिन वो हम मटर नहीं बोलते यहाँ पे। अंगूर का ही क्यों एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि एक तो अंगूर के गुच्छे की तरह होते हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, हम उठाते हैं बहुत सारे लगे हुए होते हैं, ऐसे इनका होता है। दूसरा इसके अंदर जो हम कभी भी इसकी लेयर देखिए ना अंगूर की, तो उसके अंदर हमें कुछ लाइंस दिखाई देती है और उसके अंदर का पल्प दिखाई देता है। तो ऐसे ही कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। हालांकि खोखले होते हैं अंदर से, इनका ट्रांसफ्यूजन हो रहा होता है इसके अंदर, पर क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन को भरना होता है। ठीक है। जो हाँ कोविड था, कोविड के टाइम पे जो कोरोना वायरस था, वो इसी पे ही आके अटैक करता था और इसको इसके अंदर एक फंगस सी बन जाती थी और उसको आपस में चिपका देता था। मतलब कि इसमें एक्सचेंज ही नहीं होने देता था आगे, कि नहीं आना ही नहीं है। वो खुद जैसे कि आप समझो, जैसे कि खुद वहां भर के बैठ जाता था, जगह को ऑक्यूपाई कर लेता था, जिसकी वजह से आगे कोई ऑक्सीजन का ट्रांसफर सॉरी एक्सचेंज ही नहीं हो पाता था। और ना तो वो ऐसे कम हो पाएंगी, ना वो बढ़ पाएंगी एक्सचेंज के लिए। कुछ भी नहीं हो पाता था इसके अंदर, कोई एक्सचेंज ही नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से तब बड़ी दिक्कत होती थी। ये धीरे 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 फैलता था, फिर एक गुच्छे में फैला, फिर दूसरे गुच्छे में, फिर तीसरे, ऐसे करके पूरा फैलता जाता था गुच्छे गुच्छे। तो इसलिए कोविड जो था, कोरोना वायरस जो था, वो इसलिए इतना घातक था और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे वो बाइंड करता था। उसका जो वायरस था, वो सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो सेल्स हैं उसके साथ अच्छा खासा बाइंड करता था। हालांकि वो बाइंड और भी सेल्स के साथ करता था, पर मेजरली वो इसके साथ अच्छा बाइंड करता था। इसलिए मतलब उसका जो लॉक एंड की तरह वो काम करता था वहां पर। इस वजह से लंग्स अफेक्ट हुई और वो एक लंग का डिसऑर्डर बन के, या कहीं लंग का एक वायरस बन के रह गया। मेजर रीजन ये है। ठीक है। और आखिरी में लंग्स, जिसके अंदर ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है। बाहर से जितनी भी चीजें आई और अंदर जो आई लंग्स के अंदर तक, ये वाला एरिया लंग्स, जो रेड वाला पार्ट आ रहा है वो लंग्स का एरिया कहलाता है। ठीक है, वो लंग्स कहलाती है। ठीक है। उसके अंदर ही जाके लंग्स के अंदर जा रही है ब्रोंकाई, फिर बन रही है ब्रोंकियोल्स, फिर आता है एल्वियोलाई। ये सीरीज याद रखना। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, नासिका को देख लेते हैं एक बार। नासिका में दो क्षेत्र हैं हमारे। एक हम इसको ईड़ा और पिंगला नाड़ी से भी जानते हैं वैसे, और नॉर्मल मेडिकल लैंग्वेज में हम कहेंगे लेफ्ट एंड राइट। ठीक है। कंसिस्ट ऑफ लार्ज इरेगुलर कैविटीज। सॉरी, प्लीज म्यूट कर लीजिए जी। इरेगुलर कैविटीज डिवाइडेड बाय नेजल सेप्टम। ठीक है। एक थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी कैविटी है, उपला सा है, और वो डिवाइड करा गया है किससे, नेजल सेप्टम से डिवाइड करा जाता है। नेजल सेप्टम क्या है, एक तरह का, आप ये समझिए जैसे कि एक तरह की हड्डी होती है। विजय जी प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए जी। ठीक है। तो ये इरेगुलर कैविटी होती है, मीन्स प्रॉपरली शेप्ड नहीं है। इरेगुलर से मतलब ये है कि वो प्रॉपरली शेप नहीं है, अच्छी सी सुंदर सी नहीं बनी हुई, कार्विंग नहीं हुई हुई उसकी, जैसे आप ये कह सकते हो। ठीक है। अच्छी शेप नहीं है उसकी, तो इस वजह से वो शेप है, और उसके बीच में नेजल सेप्टम आता है हमारा, जो उसको दोनों को डिवाइड करता है। ये ठीक है। फिर नेजल कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओरल कैविटी बाय द पैलेट। ठीक है। जो हमारी नेजल कैविटी है, वो ओरल कैविटी से कैसे डिवाइड होती है, जो ऊपर का तालु होता है, ऊपर जो छत है हमारे, जिसमें हम टांग लगाते हैं और यूं करते हैं, ये जो आवाज निकालते हैं ऊपर, जो हम टक पे टच करते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये हमारी ओरल कैविटी है। ये ओरल कैविटी कैसे बन गई, जो उसकी छत है उसकी वजह से ये दोनों आपस में डिवाइड होते हैं। इसको हम पैलेट बोलते हैं, हार्ड पैलेट एंड द सॉफ्ट पैलेट। ठीक है। हार्ड पैलेट, जो ये हार्ड वाला पार्ट आ गया, पीछे सॉफ्ट पैलेट आ गया। ठीक है। सॉफ्ट हो जाता है ना पीछे की तरफ, अगर जो हमारा इसका गले का, अगर सॉरी पीछे वाला भाग आता है, तो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट में इसको डिवाइड करा जाता है। क्लियर हुआ, सेप्टम भी क्लियर हो गया और पैलेट भी क्लियर हो गया। ठीक है। नेजल कैविटी जो होती है वो लाइन करी जाती है, किससे, लाइन से मतलब उसको, उसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है नेजल कैविटी के ऊपर। ठीक है। विथ सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम विच कंटेन्स म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, जिसकी वजह से जुकाम के टाइम पे बहुत सारा म्यूकस निकलता है। कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब आप कभी भी किसी को जुकाम होगा तो आप यही कहोगे, तुम्हारे सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम ये जो सिक्रीट कर रहे हैं, जो कि तुम्हारी नेजल कैविटी में है, यानी कि नाक में जितने भी आपका कौन से सेल हैं जो म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं, मुझे जय जी बताएंगी। जय जी, प्रियंका जी, Yes, ma'am.
कौन से सेल म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं नेजल कैविटी में? मैम क्लाइटेड, ये जो आपने सीलिएटेड, बताया सीलिएटेड, मेरे साथ सीलेटेड बोलो। सेल, हाँ, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। एपिथेलियम, याद रहेगा। यस जुकाम मैम। होगा तो पक्का याद आएगा। यस मैम। ठीक है, चलिए। मैम ठीक एक है, बार ये और म्यूकस। बोलिए, हाँ जी। एक बार और बोलिए, क्या बोलेंगे? सीलिएटेड, सी ली ए टेड, सीलिएटेड कॉलमनर, कॉल्यूमनर नहीं बोले इसे, कॉलमनर एपिथीलियम। एपिथीलियम तो बहुत इजी है, हम बहुत पढ़ चुके हैं। ठीक है, सीलिएटेड। ठीक है, अभी क्लियर? चलिए, यस ठीक है मैम। जी। ठीक है, फिर ये आते हैं हमारे यहाँ पे, इसके पास अपने ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, आर लोकेटेड इन द म्यूकोसा ऑफ द सुपीरियर सरफेस। इसमें क्या होता है, जो हमारे ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, सॉरी ऑल्फैक्टरी, आपको याद होगा बल्ब होते थे, जो मैं आपको बताया था कि यहाँ पे कहीं पे होते हैं हमारे, यहाँ हमारे ऐसे करके ना पीछे की तरफ, ऑफ कोर्स स्कल में नहीं होते, पीछे की तरफ होते हैं। ये ऑल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं हमारे उसमें। बल्ब कहते हैं कि जो छोटे छोटे एंटीना की तरह होते हैं, जैसे वो होता है ना, कौन कॉकरोच होता है, नहीं, हाँ बटरफ्लाई भी बनाते थे ना, ऊपर एंटीना करके बनाते थे, उसके पहले विंग्स बनाते थे, ऐसे करके विंग्स बना दिए, फिर ऊपर हम दो एंटीने बनाते थे। ऐसे ही सेम दो एंटीने हमारे भी जा रहे होते हैं, ठीक है। वो उन एंटीना जो होते हैं उनको कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब भी बोलते हैं, ठीक है। और जो रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स क्या करते हैं, आप जो खुशबू सूंघते हो, वो यही रिसेप्टर्स की बात हो रही है। जो अरोमा थेरेपी करते हैं, हमें कहते हैं ना कि आप ये चीज सूंघिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप रिलैक्स करेंगे। क्यों रिलैक्स करेंगे जी? सूंघने से कौन रिलैक्स हो जाता है? ऐसा क्या हो जाएगा सूंघने से जो रिलैक्स हो जाएंगे? वो इसकी वजह से होता है। वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसकी सूंघने से जो हमें मिल रही है, सूंघने से कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी बॉडी में आ गई, आती है। जैसे आप परफ्यूम छिड़कते हैं, उसमें केमिकल है, जब आपने उसको इनहेल करा तो बहुत सारा केमिकल अंदर गया। इसलिए पहले के टाइम पे और अभी भी, जब हम परमात्मा परमात्मा को, जब आप ईश्वर की जब वंदना करते हैं, तब उनको फूलों से सजाते हैं ना। जो हमारे कुछ चरण हैं, जो एक प्रोसेस है सिस्टमेटिक तरीके से, कि हम उनको तिलक लगाएंगे, उनको फूलों की माला चढ़ाते हैं, या कुछ फूल ही पुष्प ही उनको अर्जित करते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं ना हम सब। तो वो जब हम करते हैं तो क्यों करते हैं? ताकि वो एक छोटी सी प्रक्रिया है, ताकि हमारे रिसेप्टर्स जो है, हमारे नोज का जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो है, वो अच्छे अच्छे केमिकल्स, जो हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, जो हमें इंटरनली अच्छा करते हैं, जिसका कोई नुकसान नहीं है, दुष्प्रभाव हमारी बॉडी पे नहीं, एडवर्स इफेक्ट नहीं है, जिसका जिसका कोई भी ऐसा दुष्परिणाम हमारी बॉडी पे नहीं पड़ता, वो वाले क्या नाम है, वो ही हमारे इसमें ऑल्फैक्टरी में रिसेप्टर्स पे आते हैं। इसलिए चंदन की जो माला होती है, जब कोई मृत होता है, उनको चंदन की माला वो करते हैं, चढ़ाई जाती है, चंदन का हार जिसे कहते हैं, ठीक है। वो इसलिए चढ़ाया जाता है कि एक वो हल्की सी सौंधी सी महक रहे आपके जीवन में, जो आपको याद करती है, आपको याद रहे। दूसरा, वो बार बार बदलनी ना पड़े। चंदन का हार को बार बार नहीं बदला जाता, ठीक है ना, ये हम सब जानते हैं, वो बार बार नहीं बदला जाता। दो, वी ऑल नो इट इज वेरी एक्सपेंसिव, पर ये जरूरी भी होता है कि वो एक सौंधी सी खुशबू जो होती है, वो हमारे अंदर रहती है। हमारे पूर्वजों का एक हमारे अंदर रहता है, कि संस्कार रहता है कि हाँ, वो हमारे आसपास है। वो एक खुशबू का एक तरीका होता है हमारे हमें हमें कैसे याद कराने के लिए, मतलब कि हम भूले नहीं, अपने एंसेस्टर्स को भूले नहीं, अपने पूर्वजों को भूले नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि हमने परमात्मा को, जब हमने, मान लीजिए हम पूजा में बैठे, मैंने फूल चढ़ाए और अच्छे खुशबूदार चढ़ाए, ठीक है, और जो भी आपको पसंद हो। और कुछ तो हैं जो लिखे हुए हैं ना हमारे शास्त्रों में, कि जैसे कृष्ण जी को हार श्रृंगार के फूल बहुत पसंद है, आप देखेंगे बहुत फ्रेजाइल होते हैं, बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो उन फूलों को क्या करते हैं, जब हमने फूल उनको अर्पित करे, आप आप कभी ध्यान दीजिएगा, खुशबू आपको वहां ठहरने का एक वजह देती है, आप ठहर पाते हो लंबा समय तक, आपकी आंखें बंद रह पाती हैं, आप खुशबू से बहुत खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं। आप भूल जाते हैं कि आपके अपने कोई स्ट्रेस थी, अपनी कोई प्रॉब्लम थी, आप थोड़ी देर के लिए भी शिफ्ट हो जाते हैं। ये शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शिफ्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको डिप्रेशन में नहीं जाने देगा। अगर कोई इंसान स्ट्रेस में है ना, अगर कंटिन्यूसली अगर
लगातार स्ट्रेस में है तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको चेंज करने के लिए फॉर अ व्हाइल जस्ट एक गैप देने के लिए, बीच में स्विच देने के लिए, एक चेंज देने के लिए फूड बहुत अच्छा काम करते हैं। दूसरा, आप वहां पे बैठ के अच्छे से वंदना कर सको, अपना ध्यान लगा के मंत्र का जाप कर सको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ताकि आप लंबे समय तक बैठ पाओ। आप अपने चक्रास पे ध्यान दो, अपनी ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान दो। आप गहरा लंबा सांस लेते हैं, फिर गहरा लंबा श्वास छोड़ते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो फूलों का जो है हमारा कार्य है जो हम पूजा करते हैं, तो आप समझिए कि सिर्फ उतना ही सीमित नहीं होता, इससे ऊपर भी होता है। अच्छा, अब जो फूल है उसको आप बाद में वॉश करके अच्छे से, वैसे तो आपने जब अर्पण करा है तो वॉश करा ही होगा, लेकिन अगर आप उसको बहाना नहीं चाहते तो आप उन्हीं फूलों को धो के चाय बना के पी सकते हो। चाय मतलब वो वाली चाय नहीं, पत्ती वाली, वो नहीं मैं कह रही हूँ। उसको गर्म पानी में उबाल के आप उसको पी सकते हो। इट विल वर्क एज अ हर्बल टी फॉर यू। तो ऐसा कोई नुकसान वाली चीज ही नहीं है। एट द एंड आप देखेंगे नुकसान कहीं से नहीं है, ना तो फूलों को नुकसान है, ना ही तो आपके वहां जो आपने अर्पण करा है उसका कोई नुकसान है कि वो फेंके जाएंगे, मतलब पॉल्यूशन नहीं, या सॉरी पॉल्यूटेंट्स की तरह काम नहीं करेंगे। ठीक है, चले। और फैक्ट्री लोग का थोड़ा ज्यादा समझ लिया हमने इसको यहाँ पर। फिर आता है एंटीरियर नेयर्स, यानी कि अग्रभाग के जो हमारे नेयर्स होते हैं, मतलब कि जो छेद है वो। और नॉस्ट्रल्स, यानी कि जो पूरा छेद माना जाता है ये वाला नाक का, उसे हम नेड्स और नॉस्ट्रल्स भी बोलते हैं। और इसको क्या कहते हैं, ये ओपनिंग है फ्रॉम द एक्सटीरियर इनटू द नेजल कैविटी। तो ये जो पूरा का पूरा भाग है जिसके अंदर ही हम इनहेल करते हैं, ठीक है। तो ये बाहर से जितनी भी हमारी एक्सटर्नली यहाँ से ये ओपन है। इंटरनली इसमें छेद जो कैविटी बनी हुई है वो हमें पूरा नीचे तक लेके जाती है। ये एक्सटर्नली ये वाली एरिया आ गया, ठीक है। इंटरनल यहाँ तक आ गया, गले तक का भाग, जहाँ पे हमारी हम खेचरी मुद्रा के लिए अपनी जीभा को पहुंचाना चाहते हैं ना, वो इंटरनल आ गया। जहाँ छोटी सी घंटी लटकी हुई होती है उसे हम इंटरनल नेल्स बोलेंगे। एक्सटर्नल ये वाला हो गया। क्लियर हुआ अभी? ठीक है, ओके। सॉरी, मेरा एयर एंटर्स द, यानी कि हवा जो होती है वो नोज में इन्हीं नेयर्स के थ्रू जाती है। एक्सटर्नल यानी कि ये वाला जो अगर भाग है, एक्सटर्नल बाहर वाला जो है, इसके थ्रू जाती है। और इंटरनल कहाँ से जाती है? जहाँ पे घंटी है और उससे नीचे की तरफ आती है। ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो है, इसको हम इंटरनल लेयर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से अंदर आ गई, यहाँ से पहले इन हुई, ये एक्सटर्नल हुआ, और यहाँ से नीचे जाएगी इंटरनल नेयर्स हुआ। ठीक है, पोस्टीरियर नेयर्स आर द ओपनिंग फ्रॉम द नेजल कैविटी इनटू द फेरिंग्स। यही नेजल कैविटी से नीचे फेरिंग्स की तरफ जाती है, जो गला होता है जहाँ हम गार्गल्स करते हैं, जहाँ हमारे टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल्स दिखते हैं ना यहाँ पे, हाथ लगाने में तो यहाँ पर है, लेकिन गले में खोले, गला अगर आप अपना माउथ ओपन करके शीशे में देखोगे तो बिल्कुल टंग के पीछे साइड्स में, पीछे तो घंटी लगी हुई होगी, साइड्स वाला एरिया जो आता है, फिर वो जो नीचे की तरफ जा रहा है, गले गले की तरफ जा रहा है, वो एरिया हमारा क्या है? फेरेंक्स है। वो एरिया क्या है हमारा? फेरेंक्स है। इसको समझ लेना, फेरेंक्स वाली चीज को, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में फिर दोबारा रिपीट होगा। ठीक है, तो एक रिपीटिशन के तौर पे आप वहां पे रिवीजन भी कर सकते हो, पर अभी यहाँ समझना जरूरी। अगर कुछ नहीं समझ जाएगा तो वहां पे थोड़ी बहुत और पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, चलो। फंक्शंस क्या होते हैं? इंस्पायर करना, यानी कि इन करना, ब्रीथ इन करना एयर को, और फिर एयर इज वार्म, उसको गरम गरम जो करा जाता है, मॉइस्चर एंड फिल्टर्ड, उसको गर्म करा जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे अंदर का तापमान गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? हमारे अंदर का तापमान अगर गर्म नहीं होगा तो चीजें जमनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, या फिर कुछ ज्यादा ही एक अलग लेवल पे अंदर डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे अंदर एक न्यूनतम टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है, ना तो ठंडा ना तो गर्म, बैलेंस्ड रहता है। ठीक है, पहले फिर जो मैंने हवा अंदर ली उससे पहले गर्म करा जाएगा, वार्म करा जाएगा, बॉडी के टेम्परेचर पर लाया जाएगा। मतलब गर्म मतलब वो बिल्कुल अ, भाप वाला गर्म नहीं, सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर वाला तक उसको लाया जाएगा। फिर उसको थोड़ा मॉइस्चर कराया जाएगा। मॉइस्चर से मतलब क्या हुआ, जब कोई चीज थोड़ी गर्म हो जाती है ना, तो वो अपने आप थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है वो चीज। ठीक है, मतलब एयर थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, इसकी वजह से उसको छान पाना भी हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। अगर वो एयर थोड़ी ठंडी होगी तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो थोड़े से टाइट होते हैं, और उसमें से फिल्ट्रेशन इतनी आसान नहीं होती। ठीक है, इसलिए सर्दियों में बहुत सारे रीजंस हैं इसके, मैं सिर्फ इसी एक रीजन पे नहीं बोलूंगी, ये उनको कंट्रीब्यूट करता है उन रीजंस को। ठीक है, कि सर्दियों में कैसे श्वास लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
सेंस ऑफ स्मेल हमें देता है नाक, ऑल्फैक्शन, ठीक है। चले आगे, फेरेंस यानी कि गला, ग्रसन, ठीक है, गला वाला एरिया आ गया। ये कोन शेप होता है, यानी कि कोन मतलब जो आइसक्रीम खाते हैं ना हम, कोन वाली आइसक्रीम खाते थे पहले के टाइम में, सॉफ्टी जिसे कहते हैं, वो वैसा कोन शेप होती है इसकी। और मस्कुलर होता है ये, हॉलो ट्यूब होती है, हॉलो ट्यूब होती है 5 इंच की, 12 से 15 इंच लंबी होती है, और 12 से 15 इंच लंबी होती है, ठीक है। क्या होती है ये, हमारी कोन शेप, पैरेंट्स जो होता है थोड़ा सा कोन शेप होता है, ठीक है। किस तरह का, जैसे कि हम ऐसा जो बचपन में पढ़ते थे कोन वैसा वाला, ठीक है, ट्रायंगल टाइप का, ठीक है, त्रिकोणा टाइप का आकार होता है इसका, ठीक है। और ये थोड़ा हॉलो होता है, हॉलो मतलब अंदर से खोखला होता है अंदर से, और ये 5 इंच लंबा होता है, नियरली नियरली 5 इंच लंबा, सेंटीमीटर से 12 से 15 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना लंबा होता है इसका, याद रख लीजिएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर आता है इट इज अ पार्ट ऑफ द थ्रोट, ये गले का एक भाग है, अकेला गला नहीं है, ये गले का एक भाग है, ठीक है। बिहाइंड द ओरल एंड द नेजल कैविटी, ओरल यानी कि माउथ, उसके पीछे नेजल, इन दोनों के पीछे वाला भाग जो है वो हमारा फेरिंग्स कहलाता है, एंड अबव द ईसोफेगस, यानी कि आहार नली से ऊपर का भाग है ये, ठीक है, और फेरिंग्स, ठीक है। ये आ गया, ये आप फिर से आप डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ेंगे एक बार, अभी यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है, 3 नाम है। नेजो मतलब नाक, ओरो मतलब ओरल कैविटी, लैरिंगो मतलब गला, लार 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 किसे याद करोगे, गला ही याद करो, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अच्छा, नेजोफेरिंग्स में क्या कहते हैं, इसमें अपर पार्ट आता है जो कि हमारे गले के पीछे होता है, सॉरी, अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट होता है, और नाक के पीछे होता है, अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट, यानी कि जो गला है, गले का ऊपर वाला भाग जो होता है, यानी कि वैसे तो ये एक्चुअली में ये होता है, ये रहा, ये वाला भाग, अगेन जहां हम खेचरी मुद्रा के लिए अपने टांग को ऊपर टच करते हैं ना, जो बता रही थी अभी बार बार बात कर रहे थे, वो हमारा नेजो आता है, ठीक है। जहां से हमारी टंग शुरू हो रही है, एक तरह से आप ये समझे, या फिर जो घंटी आपको दिखाई देती है जहां हम गार्गल्स करते हैं, ठीक है, ये वाला एरिया आता है। इसी के बीच में आके कहीं पे हमारा खाना जनरली कई बच्चों को अटकता भी जाता है, जब यूं करते हैं ना, ऐसे करते हैं, तो वो जो होता है वो ये वाला एरिया होता है, यहीं से वो नीचे हमें उसको करना होता है, ठीक है। तो लैरिंगोफैरिंग्स क्या होता है हमारा, लैरिंगोफैरिंग्स में होता है जो हमारा खाना जो होता है नीचे की तरफ जाता है, डाउन टू द डाउन टू द ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस से वो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। इसको एक बार लैंग्वेज के थ्रू भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, कोई शब्द रह ना जाए, ठीक है। अच्छा, नेसोफेरिंग्स जो होता है अपर पार्ट होता है थ्रोट का, एक मिनट थोड़ा सा क्लीन कर दूं, ठीक है। अपर पार्ट है, ऊपर वाला भाग है किसका, गले का, जो कि नाक के पीछे है, जैसा मैं बोल रही हूँ हिंदी वाला लिख लीजिएगा साथ में, ठीक है। जो नेसोफेरिंग्स है ये हमारा जोड़ता है किसको, यूस्टिन ट्यूब, यानी कि ऑडिटरी, जो हमारी सुनने की जो हमारी जो है जो एक नाड़ी वहां से जा रही है, नाड़ी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ट्यूब समझिए, नाल समझिए, कैसे नाल होती है वो, नाड़ी तो नहीं बोलेंगे, नाड़ी तो आई थिंक नर्व होती है, ठीक है। वो वहां से जुड़ेगी, ट्यूब की तरह एक होती है, यूस्टिन ट्यूब कहते हैं उसको, ई खा जाइएगा इसका, यूस्टिन में इसको यू से प्रोनाउंस करते हैं, यूस्टियन ट्यूब, यूस्टियन भी बोलते हैं, यूशियन भी, या यूस्टैशियन भी बोलते हैं, यूस्टैशियन ट्यूब, तो जिसको जैसा मन कर रहा है बोल सकते हैं, बस इसमें ई नहीं आता, ठीक है, नहीं, यूस्टैशियन। इसको ऑडिटरी ट्यूब भी तो बोलते हैं ना शायद। हाँ जी, कि वो लिखा तो पैकेट में, ऑडिटरी ट्यूब भी बोल सकते हैं उसको आप, ठीक है, ये लिखा ऑडिटरी, यूस्टैशियन यानी कि ऑडिटरी ट्यूब्स ऑफ द मिडल ईयर, मिडल ईयर जो हम ईयर का मैं आपको बता रही थी कि हम पढ़ेंगे, जो टॉपिक हमने लिखे हुए हैं उसके अंदर ये यूस्टैशियन ट्यूब जो होती है ये कनेक्ट करती है हमारे गले में आके, ठीक है, नेजोफेरिंग्स के पास, मतलब गले मतलब नेजोफेरिंग्स के पास आके कनेक्ट होती है। इसी वजह से जब जुकाम में कान बंद हो जाता है तो दब दब की अजीब सी आवाज आती है, आप कुछ पानी पिएंगे तो वो कट कट की आवाज हमारे कान में जो आती है वो इसी की वजह से आती है, ये है वो कल्प्रिट,
ये वो ट्यूब है जो कल्प्रिट है। अगर म्यूकस बहुत ज्यादा हो जाए यहाँ पे इस कैनाल के अंदर, इसको प्रॉपरली ड्रेन आउट ना करा जाए, अगर प्रॉपरली म्यूकस नाक का प्रॉपरली ड्रेन आउट नहीं हुआ थ्रोट के माध्यम से और गले से बाहर नहीं निकाला गया, यानी कि ओरोफेरिंक्स में, नेजोफेरिंक्स में, नाक में बहुत सारा म्यूकस बना, जुकाम आया, बहुत सारा नोज में म्यूकस बना, अगर वो ओरिंगोफेरिंक्स से ओरोफेरिंक्स सॉरी अगर बाहर नहीं फेंका गया तो वो कलेक्ट होके या तो नीचे चला जाएगा पेट में, आइदर दिस, नहीं तो कुछ कुछ पार्ट ना हमारा यूस्टाचियन ट्यूब में अपनी तरफ ले जाती है, ठीक है, और उसकी तरफ ले जाती है, मतलब कि वहां पे धीरे कलेक्ट हो रहा है, धीरे बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से कान बंद हो जाते हैं। और ऐसा तब होता है जब हम एक ही साइड पे सो जाते हैं। ऐसा हम सब ने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है जुकाम के टाइम पर, बहुत लोगों ने इसको बहुत कॉमनली एक्सपीरियंस किया है। इसलिए इसका क्लीन होना टाइमली बहुत जरूरी भी होता है, अदरवाइज ये कान में दर्द करता है और जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा पेन भी रहती है और कान का पर्दा फटने का भी चांस होता है अगर ये बहुत लंबे टाइम तक बहुत ज्यादा पड़ा रहा वहां पर तो। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरोफेरिंक्स मिडिल पार्ट होता है, निचला भाग, मंझला पार्ट है ये फेरिंग्स का। फेरिंग्स 3 भाग में हुआ, पहले वाला नाक वाला भाग आ गया, अब ये गले वाला पार्ट आ गया जहाँ पे हम खा रहे हैं और ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कहीं जहाँ पे हम गार्गल करते हैं। ठीक है, ये वो वाला एरिया जहाँ पे घंटी लगी हुई होती है, नेजो, ओरो और लेरो। ठीक है, फिर इसके बाद तो ट्रैकिया स्टार्ट हो ही गया नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसे याद भी हो जाएगा आपको। ठीक है, बिहाइंड द ओरल कैविटी यानी कि दांतों के पीछे। ठीक है, और दांतों के पीछे मीन्स जो जैसे आप माउथ ओपन करेंगे आपको दिखाई देगा, वही आपका ओरोफैरिंक्स है। ठीक है, पार्ट ऑफ द फेरिंग्स दैट लाइज बिटवीन द सॉफ्ट पैलेट एंड द हायोइड बोन। सॉफ्ट पैलेट क्यों? जब आप पीछे की तरफ अपनी जिह्वा लगाएंगे तो थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, राइट, तो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, क्योंकि वही जहाँ दांत है वो जगह हार्ड है, वो जगह हार्ड है जहां आपके दांत है, उसको हम हार्ड पैलेट बोलते हैं। ये मैंने अभी पहले भी बताया था। उसको ये है पैलेट, यहाँ मान लीजिए दांत है, ठीक है, ये वाली जगह हार्ड है और ये वाली जगह सॉफ्ट है। ठीक है, और ये आप देख भी सकते हैं कि आपके हाथ में ये वाली जगह ही थोड़ी सॉफ्ट होती है और ये वाली जगह ही थोड़ी हमारी हार्ड होती है। फिंगर्स जो है वो हमारी थोड़ी हार्ड होती है और पीछे वाला भाग जो होता है सॉफ्ट होता है, और यही गले की तरफ नीचे जा रहा होता है। तो ये सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि इसकी क्रिया करनी है। कौन सी क्रियाएं करनी है? अगर वॉमिट करना है उसकी क्रिया करनी है, अगर हमें कुछ निगलना है उसकी भी क्रिया करनी है, इसलिए इसको सॉफ्ट रखा गया है। और हायोइड बोन, ये आप पढ़ेंगे आगे चलकर, एकमात्र ऐसी बोन है पूरी बॉडी में जो बिना सपोर्ट के है, वरना सारी की सारी जो हड्डियां हैं हमारे शरीर में वो किसी ना किसी के साथ जुड़ी हुई हैं और कुछ ना कुछ कर रही हैं। ठीक है, मतलब जुड़ी हुई है, एक हड्डी से दूसरी हड्डी जुड़ी हुई है। सिर्फ एकमात्र अकेली ऐसी बोन है, कि आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, कि ये एकमात्र ऐसी बोन है हमारे गले की जो कैसी सी होती है, ये मेरे पास वॉच है, मैं इसे बना के दिखा देती हूँ। ऐसे सा होता है कुछ, ठीक है, ऐसे करके लटकी हुई होती है, देख रहा है? ऐसे होता है, तो पीछे जुड़ी नहीं होती है, ऐसे होती है, बस इतनी सी होती है, ऐसे गले की तरफ। डेंचर्स नहीं होते, आगे का वाला भाग होता है डेंचर्स, कभी देखा होगा अपने बूढ़े जो अपने नकली दांत लगाते हैं, वो ऐसे पूरा से आगे की तरफ ऐसे जा रहा होता है ना, ऐसे करके बना होता है वो वाला एरिया, बस। सी शेप भी कह सकते, सी शेप भी कह सकते हैं, इजी रहेगा याद करने के लिए। हायोइड बोन, इसको हाईओइड बोन बोलेंगे। ठीक है, अगेन इसका एच खा जाओ, हायोइड बोन में हाई कर दो उसे, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, सो डोंट वरी कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है कैसे नहीं करना, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, लैरिंगोफैरिंक्स क्या होता है? लैरिंगोफैरिंक्स हो गया जो लैरिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको लैरिंगोफैरिंक्स बोल दिया गया। ठीक है, हमारा वॉइस बॉक्स वाला एरिया सॉरी। ठीक है, ये एंट्रेंस होती है इनटू द इसोफेगस, यानी कि आहार नली का जो ऊपर का भाग है ये नीचे फिर जा रहा होगा, एंट्रेंस है इसोफेगस। इसोफेगस इसके पीछे है, मतलब खुद तो ट्रैकिया में जा रहा है लैरिंग्स वाला पार्ट ना, यहाँ से दो दो चीजें डिवाइड हो रही है लैरिंग्स वाली जगह से, एक जाएगा आहार नली की तरफ, एक जाएगा ट्रैकिया की तरफ। ठीक है, ये होता है एंट्रेंस इनटू द इसोफेगस। फंक्शन इज टू रेगुलेट द पैसेज ऑफ एयर, यानी कि ये देखता है आराम से बैठ के कि हाँ हवा जा रही है, हवा की नली में ही जा रही है, कहीं खाने की नली में तो नहीं जा रही। लैरिंग्स एक चेक पोस्ट का काम करता है, लैरिंगो फैरिंग्स जो है वो चेक पोस्ट का काम करता है, ताकि वो ध्यान रख सके आहार की नली में जो खाना है, जो आपने कुछ भी चबाया कुछ भी खाया वो इसी नली में जाए,
आगे वाली ट्रैकिया वाली में ना चला जाए, ये ध्यान रखना जरूरी है। इसमें फ्लैप्स बने होते हैं, उन फ्लैप्स का एक नाम आप सब सभी जाते हैं, जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, ग्लॉटिस एक चीज होती है, ग्लॉटिस एक डब्बी है, उसके ऊपर का जो ढक्कन होता है उसको एपिग्लॉटिस कहा जाता है। क्योंकि आप सब जानते हो, आप पढ़ चुके हो कई बार कि एपी का मतलब ऊपर होता है, ठीक है, बाहर या ऊपर। ठीक है, तो उस ग्लॉटिस के ऊपर का जो ढक्कन है वो एपिग्लॉटिस होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एंट्रेंस इनटू द एसोफेगस, और फंक्शन होता है कि रेगुलेट करता है पैसेज ऑफ एयर टू लंग्स एंड द फूड फूड टू द एसोफेगस, दोनों के बीच में अंतर समान भाव में बना रहे। ठीक है, ओरोफैरिंक्स एंड लैरिंगोफैरिंक्स, यानी कि जो गला पार्ट जो हमें दिखाई दे सकता है ओरोफैरिंक्स, और जो नीचे का गले वाला पार्ट है लैरिंगोफैरिंक्स, एक मस्क्यूलर वॉल है, यानी कि अच्छा खासा मास है यहाँ पर। ठीक है, जो प्रोपेल करता है, जो हमें ना बताता है, ये करता है, जो हमें हेल्प करता है किसके अंदर, फूड को इसोफेगस तक ले जाने के लिए। यानी कि अगर ये मस्कुलर वाला भाग नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बताया था सॉफ्ट क्यों है, इतना सारा मांस क्यों है, ताकि हम उसकी जो प्रक्रिया से दबाने वाली प्रक्रिया है वो हम कर सकें। आप खाना जब नीचे लेके जाते हैं ना, तो वो प्रक्रिया होती है ऐसे ऐसे करके जाने की, इसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए था। ठीक है, ये ऐसे करके जा रहा था खाना नीचे, देखा होगा आपने एनिमेशन में बहुत बार दिखाते हैं कि फूड फूड नीचे जा रहा है, तो मोटा पतला मोटा पतला मोटा पतला ऐसे करके जा रहा होता है ना, उसे पेरिस्टालसिस कहते हैं। और यही मूवमेंट की वजह से इसको थोड़ा सॉफ्ट बनाया गया है, यानी कि मसल्स ज्यादा रखी गई हैं। प्लस ये मसल्स अगर अच्छे से नहीं होंगी, तो कोई भी तीखा या तीखा नहीं कुछ चुभने वाला कोई खाना होगा, तो बहुत जल्दी उस ट्यूब को फाड़ देगा। तो ऐसा ना हो, वियर एंड टियर भी ना हो, इसलिए थोड़ा सा थिक भी रखा गया है उसे। ठीक है, चले। और कभी कभी हम बहुत कोई ऐसा खाना भी खा लेते हैं जो बहुत तीखा टाइप का होता है, तो उसकी वजह से जलन होती है, उसकी वजह से भी नुकसान ज्यादा ना हो, ज्यादा पतली लेयर होगी तो नुकसान देगी। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकेंड। अभी अपने देखते हैं, लैरिंक्स आ गया। ठीक है, स्वर यंत्र। ठीक है, यानी कि अगर आपको कोकिला बनना है, अगर आपको लता मंगेशकर जैसी आवाज चाहिए, इसका ध्यान रखिए। ठीक है, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अरिजीत जी, अजीत अरिजीत अरिजीत नाम है कहीं उनका, अरिजीत सिंह बनना है, आपको कोई भी बहुत अच्छा सिंगर बनना है तो ध्यान रखिए, या जो सिंगर्स हैं। ठीक है, नोन एज वॉइस बॉक्स, यानी कि एक ऐसा यंत्र जिसमें से आवाज निकलती है। अ शॉर्ट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, छोटा सा डिब्बा सा होता है। ठीक है, सिचुएटेड कहाँ बैठा हुआ होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द थ्रोट। एंटीरियर मतलब अग्र भाग, आगे वाला भाग जो होता है, आगे की तरफ जो होता है, उस एंटीरियर वाले भाग में ये बैठा हुआ होता है। लैरिंग्स लिंक्स द लैरिंजोफैरिंक्स एंड द ट्रैकिया, ये मैं आपको पहले बता चुकी कि लैरिंग्स जो है वो लैरिंगोफैरिंक्स का जो लैरिंग्स वाला पार्ट है, वो ट्रेकिया की तरफ नीचे जा रहा होता है। ये वाला भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार यहाँ पे देख लो पहले डायग्राम से, थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये जीवा है यहाँ पर, ठीक है, और ये रहा वो एपिग्लॉटिस, कि ताकि खाना हमारी श्वास नली में ना चला जाए। वो ढक्कन जो है, जो ऐसे करके जो हम वो होता है ना, डस्टबिन होता है ना, डस्टबिन में तो हम पैर रखते हैं तो ढक्कन उठ जाता है ना। नहीं, यहाँ क्या होता है, खाना आता है ये नीचे हो जाता है कि ना ना ना, यहाँ नहीं आना, जाओ यहाँ से, दरवाजा बंद कर लेता है। हम नहीं जानते आपको कौन है आप, होता है ना मुंह पे दरवाजा मार देना, ये वो वाला कर देता काम, मुंह पे दरवाजा मार देता है, नाची जाओ आप जाओ। तो ये लैरिंगोफैरिंक्स आ गया, और ये आ गया वोकल बॉक्स, ये लैरिंग्स आ गया प्रॉपर पूरा नीचे की तरफ जाता हुआ, और ये ट्रैकिया। ठीक है, ये ट्रैकिया और लैरिंग्स के बीच में डिफरेंस क्या है, सिर्फ उसकी मसल तक का आप समझिए वो डिफरेंस होता है। जहाँ पे वो मसल्स, जब ग्लॉटिस वाला काम जो हो रहा होता है ना वोकल बॉक्स तक का, सिर्फ वहीं तक का ही उसको लैरिंग्स कहते हैं वैसे। ठीक है, सिर्फ ये इसका मास जो होता है, जो उसका फ्लैश है, जो मस्कुलर बॉडी है उसकी, वो जहां तक थोड़ी सी नीचे तक, जहां तक पहुंची हुई है सिर्फ उस तक को लैरिंग्स बोलते हैं। देन द ट्रैकिया स्टार्ट्स, ट्रैकिया की जैसी ये रिंग्स बनी शुरू हो जाती है ना, वो वाला पार्ट उसको ट्रैकिया कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रिंग्स बना नहीं रखी, तो आप समझिए यहाँ पे रिंग्स बननी शुरू हो गई हैं ऐसे, ये रिंग्स बननी शुरू हो गई।
जैसे ये रिंग्स बनी शुरू हो जाएंगी उसे हम ट्रैकिया बोलेंगे। जब तक रिंग्स नहीं है, ऊपर वाला भाग है वो लारिंक्स के साथ आएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ आया? इंपॉर्टेंट है, प्लीज बताओ। मैम एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, तभी मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। अच्छा हुआ आपने दोबारा पूछा, वेरी गुड। ये देखें, नाक वाला एरिया आ गया, इसके लिए पेन दूसरा लेती हूँ मैं। नाक वाला एरिया आएगा, एक मिनट रुकिए, ये रन ब्लैक लेती हूँ, दिख रहा है। मैम ग्रीन कलर ले लीजिए। ग्रीन, ये ले लो, ठीक लग रहा है? ठीक डार्क है। हो जाएगा। मैं लाइट ले लेती हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। ये वाला ग्रीन लेती हूँ, इसे दिख भी जाएगा अब। ठीक है, ये वाला आ गया नेजो वाला एरिया, जहाँ खेचरी मुद्रा के लिए हम यूज करते हैं। किसके लिए? खेचरी मुद्रा के लिए। एक होती है खेचरी मुद्रा और एक होती है नभो मुद्रा। नभो मुद्रा जो होती है वो हमारे गले की यहाँ इस जगह तक सीमित रहती है, वो पूरे पीछे तक नहीं जा पाती, जिह्वा ऊपर तक। जब जिह्वा ऊपर की तरफ चली जाएगी ना, उसे हम खेचरी कहते हैं। अभी जो अभ्यास कर रहे होते हैं वो नभो मुद्रा है। ठीक है, नभो मुद्रा जब बढ़ जाती है, आगे की तरफ चली जाती है, एडवांस लेवल हो जाता है उसका, उसको हम खेचरी मुद्रा कहते हैं। अब हमें नभो से खेचरी में अगर जाना है तो वही दो हल्ला चाहिए होता है हमें मसाज करने के लिए, ठीक है ना। वो सब कुछ सारी प्रक्रिया हमें करनी होगी। तब तक जब तक वो टंग पूरी ऊपर तक चली नहीं जाती ना, ऐसे करके पूरी ऊपर तक चली नहीं जाती ना, तब तक वो नभो मुद्रा की कैटेगरी में रहेगी। अभी क्लियर? ये चीज को, पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट से याद रखना। ठीक है, जब वो ऊपर की तरफ जाने लग गई, जब जीवा ऊपर की तरफ नाक की तरफ टच होनी शुरू हो गई, तब वो खिचड़ी खिचड़ी मुद्रा के अंदर आएगी, उसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, फिर वो करते 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 हम सब जानते ही हैं, हमारे ब्रह्म रंध्र तक वहां तक पहुंच जाती है, राइट। अभी जब तक वो गल तक है वो नभो मुद्रा के अंदर है। ठीक है, चलो नेजोफेरिंक्स वहां तक समझ आ गया। जो ऊपर वाला भाग आ गया वो नेजोफेरिंक्स के अंदर। जो बीच वाला भाग आ गया, ये वाला भाग, अगर हम कहेंगे ये वाला भाग है, yes, समझो, ये पेन है, ये वाला भाग आ गया, ये वाला भाग होगा ओरो में, ये वाला भाग होगा नेजो में, और जो नीचे वाला भाग आएगा वो आएगा फेरिंग्स के अंदर। ठीक है, और लैरिंग्स के अंदर। ठीक है, चलो एक बार फिर से देखते हैं इसको, और अच्छे से देखते हैं। ओरो आ गया, गले का, मुंह खोलेंगे तो हमें दिखाई देगा। ठीक है, हमें शेर का भी दिखाई देता है, अपना भी दिखाई देता है। ठीक है, ये लार का दिखाया था। ठीक है, अब ये आ गया एपिग्लोटिस। ये दो चीजें यहाँ पे समझ के चलो, यहाँ पे एक और नाल जा रही है, ये एक आहार नाल जा रही है यहाँ पे, आहार नली, ये रही। ठीक है, अब हम खाना खा रहे थे, और खाना खाते वक्त ना ये ना जो डिब्बी सी बनी हुई है, ये डिब्बी ना यहाँ से ना हटके, इसमें थोड़ा सा गलत दिखाया हुआ है वैसे यहाँ पर। वो डिब्बी क्या होती है? एपिग्लोटिस की होती है, ये वाली एकदम कुछ ज्यादा बड़ी सी उसका से दिखाई है। ये एक डिब्बी सी जो होती है ना, ये जैसे हमने खाना खाया ना, खाना खाते ही जैसे खाना आया, ये नीचे हो जाएगी फटाफट से, कि फटाफट से ना ये लैरिंग्स को ना कवर कर लेगी, कि इस साइड पे ये ट्रैकिया के अंदर ना आ जाए खाना, ट्रैकिया के अंदर खाना ना आ जाए, तो फटाफट से उसे कवर कर लेगी। ये आइडिया अच्छा। मान लो एक नली यहाँ पर भी है, एक चीज मेरे पास और है, समझ लीजिएगा प्लीज। हाँ, ये है, ठीक है, ये है, ठीक है। खाना आया यहाँ से, ठीक है, खाना यहाँ से आया, इसके अंदर ना चला जाए, तो यहाँ पे एक फ्लैप लगा होगा। खाना यहाँ से यू आ रहा था, इसने फ्लैप ने फटाफट से इसको कवर कर लिया कि खाना यहाँ ना जा करके यहाँ इसके अंदर चला जाए। ठीक है, पानी की बोतल साइड पे, यहाँ पे चला जाए खाना, और ये ईसोफेगस है इसलिए इसके अंदर जाए, यहाँ ना टकराए। ठीक है, इसके लिए ये ओपन रहता है। अब ये ओपन कब होता है फिर? ये खाने की वजह से तो नीचे हो गया। अब ये ओपन होगा कब? जब हम श्वास यानी कि अपने ब्रीथ इन करेंगे, तो ये ओपन हो जाएगा, ताकि यहाँ से हवा जो होती है ना वो इस तरफ जाए, इस तरफ ना जाए, इस तरफ जाए। जाती इस तरफ भी है, पर मेजरली वो इस वाले एरिया को डाउन टूवर्ड्स इसको यहाँ को फॉलो करती है। जाती थोड़ी बहुत इसके अंदर भी है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाती, जाती इसके अंदर भी है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? क्योंकि ये चीज आई थिंक तंग कर रही होगी ना, प्लॉटिस वाली, प्लॉटिस और एपिक्लोटिस की। ठीक है, चलो, ग्लॉटिस हो गया, पहली बार एपिग्लोटिस हो सुना गया। मैम, ये पहली बार सुन रहे हैं मैम, ये थोड़ा सा। पहली बार? मैम ये थोड़ा साइंस का सब्जेक्ट है ना, सुनने में नहीं आता अच्छा, लोगों को।
हाँ, नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ये ना एक्चुअली इसको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाया जाए तो बेहतर होता है। ये थोड़ा थियोरेटिकल यहाँ पे ऐसा हो गया, मेरे पास भी चीजें थोड़ी कम है समझाने के लिए। अगर एनिमेशन हो तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है, एंड ट्रस्ट मी, ये इतना इजी सब्जेक्ट बन जाता है अगर एनिमेशन साथ में हो। तो आपको लगता है कि अच्छा इसको कहते हैं, अच्छा इसको कहते हैं, अच्छा ये है। आप एकदम से अपने अपने आप से कहोगे कि हम जिसको पढ़ रहे हैं और पढ़ने में इतना मुश्किल लग रहा है, वो देखने में कितना सिंपल है। तो आपको देखते हुए वो चीज बड़ी जल्दी याद हो जाती है। तो जब भी मैं सजेस्ट करूंगी, जब भी आप ये पढ़ते हो ना, ट्राई टू सी एनी एनिमेशन। आप यूट्यूब पे जाओ या किसी और चैनल उस पे, मतलब गूगल पे मतलब कर लीजिए, नहीं तो आप इनके एनिमेशन जरूर देखिएगा एक बार। एनिमेशन से चीजें दिमाग में छप जाती हैं, हटती ही नहीं है। अभी क्या है, एक तो चीजें हम देख नहीं पा रहे, दूसरा ये फोटोग्राफ से इतना समझ नहीं आता। ठीक है, अगर आप मुझे कहोगे तो मैं एक दो एनिमेशन आप लोगों के लिए कलेक्ट कर लूंगी, तो आप वहां से देख सकते हो। नहीं तो मैं सजेस्ट तो वैसे यही कहूंगी, बेटर यही रहेगा कि आप YouTube पे जाके एनिमेशंस के बहुत सारे चैनल्स हैं जिसके अंदर वो दिखा दिखा देते हैं, पूरा घूमते हुए दिखाएंगे, आगे पीछे पूरा दिखाएंगे कैसे कुछ चीज खुलती है, बंद हो रही है। वो बहुत सुंदर होता है देखने में, आपको चीजें एकदम से क्लियर हो जाती हैं। अच्छा ऐसे होता है, शेप ऐसी होती है। अरे आप उसको देखोगे, उसके बाद आप रियल, जो एक डेड बॉडी होती है, कैडावर जो होते हैं, मतलब जिनको डायसेक्शन करते हुए जिसका देखते हैं, वो देखते हुए फिर आपको बुरा नहीं लगेगा, और आपको समझ आएगी बात कि अच्छा ये होता है। हमने जो पढ़ा वो, अच्छा पिक्चर कुछ कुछ वाकई में इसके जैसे मैच करती है। हाँ मिलती तो है शेप, अगर बनाने बैठे तो बिल्कुल वैसी लगेगी, आपको लगेगा फिर। अभी तो बड़ा एनिमेशन जैसा लगता है ये, अलग ही देखने में ड्रॉ करा हुआ है इसलिए। चलो, ये क्या करता है, कंडक्ट करता है एयर इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि बाहर से लेकर आया, अंदर जो लोअर ट्रैक्ट है जो नीचे की तरफ जा रहा है, उस वाले ट्रैक्ट में हवा को ले गया। ग्लॉटिस, ये क्या चीज है, सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स का ये सुपीरियर ओपनिंग है, सुपीरियर मतलब ऊपर वाला भाग, ऊपर है उसमें, ठीक है। एक ऐसे डब्बा बना हुआ है, ऊपर उसकी ओपनिंग होती है, ठीक है। ये एक तरह से ऐसे करके ना बुलबुले की तरह खुलता है, बुम बुम बुम, ऐसे बुलबुले की तरह खुलता है, ठीक है। तो जब ये खुल जाता है ना, सॉरी, जब ये एपिग्लोटिस हट जाता है ना, ऊपर की तरफ आ जाता है, इसे हम ढक्कन को बंद वो नहीं कर रहा, डस्टबिन का ढक्कन की तरह है। तो डस्टबिन का ढक्कन ऐसे खुल गया ना, जब खाना नहीं जा रहा, हवा आ रही है, डस्टबिन का ढक्कन खुला, तो हवा अंदर आएगी, तो हवा जब अंदर आएगी ना, तो ये ग्लोटिस का मुंह भी खुल जाता है, ठीक है। ग्लोटिस का मुंह खुलेगा तो उसके अंदर से हवा नीचे की तरफ जाएगी। तो ये वो दिखा रहे हैं ग्लोटिस, ये नहीं ये, यहाँ दिखा नहीं रखा है इसको। ये जो वोकल बॉक्स है ना आपका, इसको समझो, ये वाली चीज ही है, ऐसे ही खुलता है, ठीक है। हुम, हुम, ऐसे करके अजीब सा खुलता है ये। ऐसे हाँ ये ऐसे समझो, ऐसे करके यूं खुल जाएगा थोड़ा सा, ऐसे करके यूं खुलता रहेगा बर्गर, ऐसे करके यूं खुलता रहेगा। आपको भी इसके एनिमेशन को देखना बड़ा अच्छे से, आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होता रहेगा। जो जो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप यहाँ पे समझ चुके हो, वहां देखोगे तो और ज्यादा बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एपिग्लोटिस वही बता दिया हमने, लीफ की तरह की शेप होती है, फ्लैप का काम करता है, डस्टबिन के ढक्कन की तरह, वैसे वाला। और इलास्टिक कार्टिलेज होता है, ये बना किस चीज का है, कार्टिलेज का बना हुआ है। अब कार्टिलेज क्या चीज होती है, या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना अभी समझने के लिए समझ सकते हो, जैसे कि हड्डी का फर्स्ट वर्जन कह सकते हो, जैसे जैसे हमने नभो मूत्रा समझा खेचड़ी का होता है, ऐसे ही कार्टिलेज हड्डी का होता है। जब वो थोड़ा सा और ठोस हो जाएगा तो वो हड्डी बन जाएगा। हड्डी का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो कार्टिलेज होता है, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस, प्रिवेंट करता है स्वॉलो करते वक्त हमारा जो खाना है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ना चला जाए, क्योंकि यहाँ पे श्वसन का कार्य चल रहा है, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं इलास्टिक फाइबर्स के, इलास्टिन फाइबर्स के बने हुए होते हैं वोकल कॉर्ड्स, इसलिए इनके साथ छेड़खानी हो पाती है। इसलिए इसके अंदर जो साउंड वाइब्रेशन है जो हम क्रिएट कर रहे हैं वैसा, और जो साउंड वाइब्रेशन जो है जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, एक तो होता है हम नॉर्मल बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन गाते वक्त आवाज अलग हो जाती है। इवन आपने देखा होगा सिंगर्स की आवाज भी अलग होती है, जब वो गाने लगते हैं तो आवाज कुछ और होती है, जब वो बोल रहे होते हैं तब आवाज कुछ और होती है। तो ये जो इलास्टिन फाइबर्स है वो ये चीजें क्रिएशन कर पाती हैं। यही इलास्टिन फाइबर्स की वजह से ही लोग अजीब अजीब सी आवाजें निकाल पाते हैं। जैसे लोग आपने देखा होगा बहुत सारे टैलेंट्स के अंदर दिखाते हैं ना कि उसकी आवाज भी निकाल ली, मिमिक्री भी कर लेते हैं, और कभी कभी ट्रक की आवाज निकाली, एयरप्लेन की आवाज निकाली, तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फाइबर्स
ताकि वो एक जो वाइब्रेशंस है उसको अच्छे से ये यूज कर पाते हैं, फाइबर्स को वाइब्रेशन के लिए अच्छे से यूज कर पाते हैं। ओके, जैसे कि इसको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो या अपने तरीके से इमेजिन करना चाहते हो तो ये कुछ ऐसे है जैसे कि आपके पास स्टिक्स हैं ड्रम की, तो अब आपकी मर्जी है ना, जैसे मर्जी बजाओ, आपकी मर्जी है। आप कोई भी ट्यून बना सकते हो, कोई भी धुन बना सकते हो। तो ये जो इलास्टिक फाइबर्स है वो इसी का काम करती है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उन फाइबर से किस तरह की आवाज को प्रोड्यूस करना चाहते हो। एक तो नेचुरल होगी, इनेट होगी, जिसको आप चेंज नहीं करोगे, बस उसको निखारोगे, पॉलिश करते जाएंगे हम। एक होता है जो आप क्रिएट करते हो खुद से, जो एक्टर्स करते हैं ना, कभी कभी बड़ी धीमी आवाज में बात करनी है तब, या बहुत चिल्ला के बात करनी है, या बिल्कुल दमदार बात करनी है, जैसे पृथ्वीराज चौहान की आवाज हुआ करती है। तो बिल्कुल अगर किसी ने वैसा रोल करना है तो पृथ्वीराज कपूर थे ना, राज कपूर के फादर, तो वो बड़ी भारी आवाज निकालते थे, और वैसे देखा जाए तो उनकी आवाज इतनी भारी नहीं थी। तो लेकिन मूवीज की वजह से वो बहुत ज्यादा अपनी आवाज को भारी कर लेते हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस। ठीक है, आगे फंक्शन क्या होता है, वाइब्रेट विद द एक्सपेल्ड एयर टू क्रिएट साउंड एंड स्पीच, जो मैंने भी बताया आपको। ठीक, इसमें एक और चीज को समझ सकते हो अगर आपने समझना है। अभी हम हिंदी बात कर रहे हैं, संस्कृत में बात करने लगोगे ना, आपकी स्पीड अपने आप थोड़ी सी धीरे हो जाएगी। आप उच्चारण पे बहुत ध्यान देंगे, न, ह, र, इन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, राइट। तो वो हमारा संस्कृत के डायलेक्ट की वजह से है। तो ये हमें हेल्प करता है। इसलिए संस्कृत जो है साइंटिफिक लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि उसके हर एक अक्षर में एक उच्चारण छुपा हुआ है। तो जो उच्चारण छुपा हुआ है, मतलब जो उच्चारण हम कर रहे हैं, वो अपने में एक प्राणायाम है हर अक्षर का। तो इसलिए इसको साइंटिफिक लैंग्वेज कहा जाता है, जो कि बाकी लैंग्वेजेस में ये सब नहीं करना पड़ता। इट इज वेरी इजी टू स्पीक। आप इंग्लिश देखेंगे, आप एक सांस के अंदर बहुत कुछ बोल जाएंगे, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। क्षीण, ब्रह्मचर्य, आपको भ, भ्रम, इस तरह से वर्ड बोलते वक्त थोड़ा सा हमें हवा को जो अंदर से थोड़ा ज्यादा बाहर निकालना पड़ता है या अंदर लेना पड़ता है। स्व, स्वर, आप देखिए कैसे बॉडी के अंदर पूरा, आप अगर अभी क्लास के बाद भी थोड़ा सा देखेंगे ना, आप कभी कोई उच्चारण करेंगे मंत्र का, तो इट टेक्स अ वाइल and or it gives you some sort of a vibration in your body, जो इम्पोर्टेंट है, जो अपने में एक प्राणायाम का काम करती है। इसलिए संस्कृत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बोलनी, और समझकर बोलना इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, हर एक का अपना अपना एक असर होता है। तो जो मंत्र बने हुए हैं ना, वो मंत्र की वजह भी यही है। वो मंत्र जो होते हैं वो यही वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, इसलिए ओम को हर एक ग्रंथ मानता है। ठीक है, साइंटिफिकली इट इज द बेस्ट सिलेबल। तो इसी वजह से है, क्योंकि इसके अंदर जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है वो सिर्फ हमारे हेड रीजन में नहीं हो रही, हमारी पूरी बॉडी में वो वाइब्रेशन क्रिएट हो पाती है। ठीक है, नोन अच्छा ट्रैकिया, ट्रैकिया की श्वसन नली नोन एज अ विंड पाइप। हाँ, ठीक है, और ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ट्यूब जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, विद इन द नेक होती है और अपर चेस्ट में होती है। अपर चेस्ट से मीन्स चेस्ट तो पूरा अच्छे से स्टार्ट हो गया। अपर लेवल जो था ना, जहां से ऊपर से आ रही है, जहां से चेस्ट स्टार्ट हो रही है, आप कहेंगे चेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, तो उसका अपर लेवल जो होगा ना, उसको कहेंगे हम, इसे क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारी श्वास नदी यानी कि ट्रैकिया है, इससे हल्का सा नीचे की तरफ आएगी, बस इतना ही। ठीक है, कनेक्ट द लैरिंग्स विद द ब्रोंकाई, जो लैरिंग्स हम तरीके से पढ़ रहे थे, उस लैरिंग्स को ब्रोंकाई के साथ कनेक्ट करती है ट्रैकिया। ये रहा लैरिंग्स और ये रहा ट्रैकिया। मैंने कहा सी शेप जैसा होता है, वो ये होता है। ठीक है, सपोर्ट बाय अ सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग। इनकम्प्लीट से मतलब पूरा गोला नहीं बनाया इसने, ऐसा पूरा गोला नहीं बनाया, इससे आधा बनाया। ठीक है, और इसको हम ये भी कार्टिलेजियस रिंग होती है। अगेन कार्टिलेज बने हुए हैं, कार्टिलेज इसके अंदर है ताकि ये प्रोटेक्ट रह सके अच्छे से। अगर इसके एक तो है सॉफ्ट, सॉफ्ट देन हार्ड, सॉफ्ट देन हार्ड, ऐसे करके यू बना हुआ है सी शेप जो होता है। तो ये जो बीच में सॉफ्ट वाला पार्ट है ना, बहुत पतला है, महीन है, बहुत कम है। ठीक है, कुछ कुछ हमारे रिबकेज जैसा ही है, रिबकेज कह रही है, वर्टिब्रल कॉलम की तरह। ठीक है, रीढ़ की हड्डी की तरह। पर रीढ़ की हड्डी पूरी की पूरी उसके अंदर डिस्क लगी हुई होती है, इसमें कोई डिस्क विस्क नहीं होती, बस ये आपस में जुड़े हुए होते हैं उससे। ठीक है, कार्टिलेजियस रिंग होती है, तो थोड़ा सख्त पार्ट, थोड़ा सा सॉफ्ट उसको जोड़ने के लिए, फिर सख्त उसको आपस में थोड़ा सा जोड़ने के लिए, एज अ फेविकॉल की तरह। ठीक है, ताकि ये मूवमेंट कर पाए आपस में। अगर पूरा ठोस होगा तो मूवमेंट नहीं हो पाएगी।
समझ रहे हो? अगर हर चीज बिल्कुल ठोस होगी तो मूवमेंट नहीं हो पाएगी। ऐसे ही वर्टिब्रल कॉलम में के अंदर होता है, रीढ़ की हड्डी में होता है, जो मन का लगा हुआ है, फिर कार्टिलेज लगा हुआ होता है, फिर मन का लगा होता है, फिर कार्टिलेज लगा होता है। तभी तो उसकी वजह से तुम आगे और पीछे की तरफ झुक पाते हैं। अगर वो एक सीधी हड्डी होती तो ना तुम आगे झुक सकते ना तो पीछे झुक सकते। आप इस हड्डी को तोड़ के पीछे कर सकते हो, घुमा सकते हो? नहीं ना। ये वाली अपने हाथ को पीछे कर सकते हो? नहीं। आपको मोड़ने के लिए ये वाली जगह चाहिए, यहाँ से ही आप ऐसे उसको मूव करोगे, वो भी एक डायरेक्शन में। ठीक है ना? तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ बीच में कोई कार्टिलेज नहीं है, ना ये टूटा हुआ है। ओके। अभी इसके बारे में थोड़ा सा बोन्स के बारे में हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में थोड़ा सा क्लियरली पढ़ लेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स कितनी होती हैं? कितने सी शेप रिंग्स डली हुई है इसके अंदर? 16 से 20 तक की डली हुई है। ठीक है। ट्रैकिया जो होता है वो डिवाइड हो जाता है टू स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम 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 इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। कई बार आ चुका ये क्वेश्चन, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर यू टू इवन अंडरस्टैंड कि आपके कौन से लेवल पे ये है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, T5। ठीक है। आप सिंपैथिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे दोबारा से, इसको देखेंगे, रिलेट करोगे तो हाँ लिखा है, आप फिर याद रखोगे उसे। ठीक है। टू ट्रीट एनीवन फ्रॉम द बैक, यानी कि किसी को पीठ से अगर कोई थेरेपी देनी है, कपिंग थेरेपी देनी है, कोई और थेरेपी देनी है, या इंजेक्शन लगते हैं, तो वो वहीं लगते हैं, उन्हीं नर्व को देखा जाता है। ठीक है। फिलहाल तो उसकी पोजीशन बताई हुई है, ये वाली ये पोजीशन है सिर्फ इसकी, तो वो मत समझ लेना कि इससे कनेक्शन उसका, वैसे वाला कनेक्शन तो है ही है। पर आपका मेजरली जो होता है, अगर किसी को किसी नर्व को नम करना है तो उस एरिया की नर्व को नम करा जाता है। ठीक है। फिलहाल इन्होंने पोजीशन बताई है सिर्फ, ये नर्व नहीं है। नर्व के साथ मत रिलेट करना इसको, नर्व के साथ रिलेट मत करना, सिर्फ पोजीशन बताई है। ठीक है। कि ये टी है, सॉरी, थोरैसिक है। थोरैसिक में T1 से लेकर T12 आता है, T5 के बीच तक का जो एरिया है हमारा, T5 तक का, वहां पे हमारा ये T5 पे आके डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे आके डिवाइड होगा किसके अंदर? ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। ठीक। लाइंड विद सीलिएटेड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब ये जो होते हैं, जो ब्रोंकाई होते हैं, वो किससे किससे बने, किससे इसकी लाइनिंग हुई हुई है? सीलिएटेड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। ये आपको जब सेल पढ़ा है तो उसमें टिश्यू पढ़ा है, ये वो है, बताया था बहुत सारे, काफी टाइम लेके बताया था मैंने, 2 क्लासेस ली थी इसकी स्पेशली अलग से, क्योंकि सिर्फ टिश्यू टिश्यूज के लिए पर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी उस दौरान, याद होगा। ठीक है। ओके। एक्सपेल करता है यानी कि निकालता है क्या? बहुत सारे म्यूकस को और बहुत सारी डस्ट को बाहर निकालने का काम करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी प्रकार का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वहां पे आ गया तो उसको चिपकाएगा अपने पे। ये क्या करता है? म्यूकस म्यूकस म्यूकस, बहुत सारा म्यूकस लगा हुआ है उस पे, हवा आई, अब हवा को छानता है, इसमें जितने भी देखो इतने छोटे छोटे कण होते हैं, फिर भी इसको ट्रैप कर लेता है, अपने को चिपका लेगा, और जो शुद्ध हवा होगी फिर नीचे की तरफ चली जाएगी। ठीक है। माइक्रोऑर्गेनिज्म को सबको इन सबको दूर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एयर को, कहाँ पे? लंग्स के अंदर, ब्रीदिंग के लिए। ठीक है। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई क्या होते हैं? एक मिनट, कितना रह जाएगा देखो, ब्रोंकाई ब्रोंकाइटिस कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से, ताकि हमारे ऑर्गन्स कंप्लीट हो जाए आज के लिए। ठीक है। फिर आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है हमारे? ये एक तरह की एक ऐसी एयरवेज है, एयरवेज मीन्स मतलब कि ये रास्ता है हवा के लिए। ठीक है। जो कहाँ तक जाता है? ये जाता है ट्रैकिया तक, ट्रैकिया से लंग्स तक जाता है, ये वो रास्ता है। ठीक है। अगर हवा को किस रास्ते से लंग्स तक पहुंचाया जाएगा, वो रास्ता है ट्रैकिया, और वो सॉरी ट्रैकिया से ब्रोंकाई तक जा रहा है, वो लंग्स लंग्स तक, लंग्स के अंदर जाने का रास्ता जो है हवा का, वो ये है। ठीक है। फेरिंग्स, लेरिंग्स आया, ट्रैकिया, लेरिंग्स आया, ट्रैकिया आया, ब्रोंकाई आए, और लंग्स के अंदर चले गए। क्लियर? ये वो रास्ता है हवा का। ठीक है। फिर यहाँ पे ये डिवाइड हो जाता है इनटू स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। अगेन फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के अंदर जाके ये सब कुछ डिवाइड हो रहा है। क्यों? अगेन हम ये बात जान चुके हुए हैं, मैं आपको पहले भी क्लियर कराया था, ये लेवल्स और ये जो पोजीशन है ये याद करनी जरूरी है। जब आप प्राणायाम करते हैं या कोई भी श्वसन क्रिया सिखाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, या फिर जब बेंडिंग करवाते हैं पीछे, फॉरवर्ड बेंडिंग या बैकवर्ड बेंडिंग कराते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे सपोर्ट देना है और कहाँ पे सपोर्ट नहीं देना है।
किस लेवल तक का होता है। जितने भी आप देखेंगे, नोटिस करेंगे आप, सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं हैं वो कैसे फिफ्थ वर्टिब्रा तक पहुंच रही होती है। इससे ऊपर तक का हमारे हाथ नहीं होते, उससे नीचे तक के होते हैं या तो उसके लेवल पे होते हैं। अब आप नोटिस कीजिएगा इस चीज को करवाते वक्त। 48 क्रियाएं हमारी ग्रेट ब्रह्मचारी जी ने जो बनाई है, वो वाली सूक्ष्म व्यायाम जो है उनमें अब आप नोटिस कीजिएगा जो श्वास के लिए जो इम्पोर्टेंट वाली क्रियाएं हैं। मैं कल पूछूंगी, ये होमवर्क है आपका। ठीक है। फर्स्ट ब्रोंकाई टू ब्रांच फ्रॉम द ट्रेकिया आर द राइट ब्रोंकस, मतलब राइट में जाके जो जो पहली जो ब्रोंकाई की ब्रांच है जो टूट रही है, आगे की तरफ बन रही है, जो ब्रोंकियोल बना रही है आगे की तरफ, वो आती है ये यहाँ पर है प्राइमरी। ठीक है, ये रही प्राइमरी ब्रोंकाई होती है। ब्रांचेस फ्रॉम द ट्रेकिया आर द राइट ब्रोंकस एंड द लेफ्ट ब्रोंकस। एक राइट साइड को खुलेगी, एक लेफ्ट साइड को खुलेगी। ठीक है, मतलब एक पेड़ का तना तने की तरफ अब तक आ रहा था, ट्रेकिया आ रहा था, अब जब वो इस तरफ ब्रोंकाई की तरफ टूटना शुरू हुआ, डिवीजन उसका स्टार्ट हुआ, तो उसको नाम दे दिया लेफ्ट और राइट, यानी कि दाएं दाएं वाली लंग का और बाएं वाली लंग का। ठीक है, एक दाएं में और बाएं में वो अब डिवाइड हो गई है। ठीक है, उसको हम प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, ऊपर से नीचे की तरफ ही जा रहा है, उसी को हम प्राइमरी बोल रहे हैं। अभी सेकेंडरी भी आएगा, टर्शियरी भी आएगा। प्राइमरी मतलब पहली। ठीक है, राइट प्राइमरी जो होती है, हेलो आपको बात आ रही है? आ रही है, आ रही है। ओके ओके ठीक है। ओके, राइट प्राइमरी जो होती है हमारी, सॉरी राइट ब्रोंकस जो होती है गोज टू द राइट लंग, और लेफ्ट जो है लेफ्ट की तरफ जाती है। इसमें ब्रेन की तरह डिफरेंट नहीं मैम वॉइस बहुत कम आ रही है आपकी। है। एक सेकेंड, आई थिंक अभी ठीक हो हाँ जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो जो राइट साइड की है वो राइट साइड पे जाएगी, लेफ्ट की है जो लेफ्ट पे जाएगी। यहाँ क्रॉस नहीं है, जैसे ब्रेन में है ना कि राइट वाला लेफ्ट को गवर्न करेगा और लेफ्ट वाला राइट को गवर्न करेगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, राइट जो होती है राइट जो होती है, हाँ जी, जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस होता है हमारा, वो थोड़ा छोटा होता है पर चौड़ा होता है। छोटा होता है पर चौड़ा होता है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी, ये पूरी जो स्लाइड्स हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटा होता है और चौड़ा होता है, देन द लेफ्ट वाला। ठीक है, दाया, हाँ ये दाया हुआ ना। दाया साइड का जो आपका आता है, दाया वाला जो ब्रोंकस होगा, वो थोड़ा छोटा होगा साइज में, पर लेकिन चौड़ा होगा, मोटा होगा मतलब। ठीक है, छोटा और मोटा। ठीक है, क्यूट क्यूट। और जो वही बाएं वाला है, वो थोड़ा लंबा होता है और थोड़ा सा पतला होता है, कंपेयर करें तो वैसे। ठीक है, फिर आता है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस इज लॉन्गर अगेन, थोड़ा सा नैरो होता है, यानी कि थोड़ा सा पतला जा रहा होता है। देन द राइट ब्रोंकस, एक ही बात को दो लाइन में बोल दिया इन्होंने दोबारा दोबारा। ऑन एंटरिंग द लंग्स, लंग्स के अंदर जाते ही जो राइट प्राइमरी है, यानी कि जो हमारी दाई प्राइमरी ब्रोंकस है, दाई हाथ की जो दाई लंग के अंदर है, वो डिवाइड होती है 3 ब्रांचेस के अंदर। ठीक है, और सेम ऐसे ही जो लेफ्ट वाली है, उसको देखेंगे तो वो डिवाइड होती है 2 ब्रांचेस के अंदर, दाएं वाली 3 के अंदर और ये वाली 2 के अंदर। ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे 5 बनाएंगे हम। कैसे 5 बनाएंगे? ऐसे 5 बनाएंगे। ओके, याद रहेगा। दाया जो है वो किस में आया? 3 में। और जो बाया है वो किस में आया? 2 में। राइट आया 3 में, लेफ्ट आया 2 में। याद रहेगा, जरूरी है, ऐसे ही बनाना है अपने हाथ में, याद रहेगा आपको। ठीक है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई जो होती है डिवाइड करती है किसके अंदर? टर्शरी ब्रोंकाई के अंदर जाके वो डिवाइड करती है। यानी कि फिर तो आगे जो और जो फर्दर डिवीजन होगा, ये सॉरी 3 और 2 का जो आगे इनसे आगे जो टूटेगी, उसको टर्शरी नाम दिए। 3। ठीक है, टर्शरी का मतलब क्या होता है? तीसरा, तीसरा चरण। सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंड, दूसरा चरण। ठीक है, द्वितीय चरण जिसे हम कहते हैं। टर्शरी तृतीय चरण, और सेकेंडरी द्वितीय चरण। जो हमने ये 2 और 3 पढ़ा है, ये सेकेंडरी है। ठीक है, पहले आया पतला और मोटा आया, ये वाला था मोटा और छोटा।
ये था पतला और लंबा। पतले और लंबे ने 2 निकाले और मोटे और छोटे से 3 निकले। ठीक है, इसके 3 बच्चे, इसके 2 बच्चे, इसके 2 बच्चे, इसके 3 बच्चे। अब आगे इनके फर्दर जितने बच्चे हैं उनको बस हमने टर्शरी नाम दे दिया, तृतीय चरण। उनका आगे कोई हमने हिसाब नहीं रखा। ठीक है, ब्रोंकोयाल्स क्या होते हैं, फटाफट इस वाले को कंप्लीट कर लेते हैं अभी। ठीक है, 2 मिनट दीजिएगा बस, खत्म हो जाएगा ये वाला। टर्शरी ब्रोंकाई ब्रांच इनटू द ब्रोंक्यूल्स, जो हमने भी समझा उनके बच्चे। ठीक है, इसमें कार्टिलेज कहीं नहीं होता और मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो होती है इनवॉलंटरी होती है, लिख लीजिएगा। स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो इनवॉलंटरी होती है, इनमें हमारा हक नहीं होता। ये हमारे डाइजेशन के अंदर भी आएगा। ठीक है, द फाइनल ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं आर कॉल्ड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। जो बिल्कुल आखिरी वाली ब्रांच पहुंच जाती है ना, उसको हम कहते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। यहाँ पे देखते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये रहा। जो बिल्कुल आखिरी जगह पे आके डिवाइड होती है। जब तक वो अंगूर के गुच्छे नहीं शुरू हो जाते ना, तब तक जो डिवीजन चलता जा रहा चलता जा रहा है, उसको हम लास्ट में बोलेंगे जब अंगूर के गुच्छे शुरू हो गए ना। और जो जिस लकड़ी से अंगूर के गुच्छे जुड़े हुए थे, उसको हम आखिरी बोलेंगे। ठीक है, आखिरी कौन सा, टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, रास्ता बंद हो गया, बस है, बस खत्म, एंड, टर्मिनल। ठीक है, उसको वो टर्मिनल ब्रोंकियल्स हो गया। टर्मिनल ब्रोंकियल्स गिव राइज टू रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, यानी कि वही जो गुच्छे, हम अंगूर के गुच्छों की वजह से बात कर रहे हैं, वो अंगूर के गुच्छों तक हम पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, which ultimately lead to the alveoli, अंगूर तक पहुंच गए। ठीक है, are there are many, like 30,000 bronchioles in each lung। 30,000 इधर, 30,000 इधर, ये काउंट पूछा गया होगा, ये काउंट पूछा गया होगा। आई डोंट रिमेम्बर ये कौन से वाले अटेम्प्ट में पूछा गया, पर ये किसी अटेम्प्ट में आया होगा क्वेश्चन, मैंने देखा होगा। आई थिंक 1-2 साल पहले ही पूछा है शायद ये वाला। 1-2 साल मतलब एक दो अटेम्प्ट पहले ही पूछा ये वाला। कितने होते हैं नियरली, कितने ब्रोंकियल्स होते हैं एक लंग के अंदर। तो ये आप 30,000 जो बोलेंगे, वो आप पेयर में बोल सकते हो। पेयर नहीं बोलना चाहिए वैसे तो, उसको ईच बोलोगे। क्या बोलोगे, ईच, 30,000 ईच। बहुत बुरा लिखा है मैंने, प्लीज समझ जाना। 30,000 इन ईच लंग, प्लीज याद रखना। ये इसका कौन पूछा गया है पहले भी, तो हो सकता है फिर से पूछ दिया जाए, क्योंकि जनरली इसके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसके क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं क्योंकि बहुत बेसिक सी नॉलेज होती है और ज्यादा इन डेप्थ नहीं पूछा जाता इसके क्वेश्चन। कोई एक कभी कभी पूछा हुआ मैं देखा हुआ है, इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पर उसके ऊपर नहीं जाओ। जो बेसिक है वो तो जरूर पूछो और देखो उसको, ताकि ये याद रहे, इसके क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 30,000 इन ईच लंग। ठीक है, फंक्शन क्या होता है इसका, ब्रोंकियल्स को डिलीवर करना एयर को इन द एल्यूलाई सैक्स। सैक्स मतलब, सैक मतलब क्या होता है, बोरी। वो जो आता था ना, जुन्नू बाबा आता था बचपन में, या हाँ वो, उसको देखो ना, क्या नाम है, क्रिसमस वाले बाबा, कौन से बाबा है वो हमारे, कौन से बाबा होते हैं क्रिसमस में जो होते हैं, सेंटा क्लॉस। सेंटा क्लॉस के पास अपनी जो एक वो बोरी से लेके नहीं घूमते, एक जो बोरी होती है इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे टॉयज रखे होते हैं बच्चों के लिए। एट इज दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ सैक, बोरी। वो किसी भी प्रकार की बोरी जो होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, सैक। ठीक है, ये सैक कई बार आप वर्ड देखोगे भी, जानवरों में भी यूज करते हैं। कैंगरू सैक बोलते हैं, जो आगे की पोटली सी होती है ना, जिसके अंदर उसका बेबी बैठा होता है कैंगरू का, वो उसको उसके लिए भी यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कई बार आप देखेंगे ये शब्द यूज हुआ हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब छोटी छोटी बोरियां बनी हुई है, ये कहना चाह रहे हैं, छोटी छोटी बोरियां बनी हुई है। उसको नाम दे दिया, उसको नाम दिया उन्होंने एल्वियोलाई। ठीक है, अब आ गए हम उस गुच्छे पे, एक बार देख लेते हैं फटाफट से इसको। एल्वियोलाई, उस गुच्छे का काम क्या है, वो गुच्छा क्या है। एल्वियोलाई आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यही जो होती है वो बंचेस में यानी गुच्छों में बनी हुई होती हैं। कैसे गुच्छे, जैसे गुब्बारे होते हैं। ठीक है, और ये एयर सैक्स होते हैं, यानी कि हवा की बोरियां हैं, किसके अंदर, हमारे लंग्स के अंदर, लोकेटेड एट द एंड ऑफ द ब्रोंकाइल ट्यूब्स। जो ब्रोंकाइल ट्यूब्स जो थी उसके बिल्कुल आखिर में जाके अब यही होती हैं। ठीक है ना, जो ये एल्वुलाई जो होते हैं, ये कवर्ड होते हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज, कैपिलरीज। हदियाई इंपॉर्टेंट चीज है कैपिलरीज। ये वजह है जिसकी वजह से एक आर्टरी वेन में कन्वर्ट होती है।
कैसे, क्या बोला मैंने, हम हार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, वहां इंपॉर्टेंट इसको समझना। यहाँ भी आएगा पर यहाँ भी सिर्फ कैपिलरी की फॉर्म नहीं समझ आएगा। पर ये चीज जो है मैं कल आपको समझाऊंगी अच्छे से, इसके बारे में कंप्लीट करूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दिक्कत देने वाला क्वेश्चन भी बनता है। आई मीन चीजों को समझने के लिए दिक्कत देता है, शायद किताबी तौर पे तो शायद इतना तंग ना करे ये, पर कॉन्सेप्ट समझने के लिए तंग करता है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ओके, एक कवर होती है जो मतलब मान लीजिए गुब्बारा, गुब्बारे के ऊपर एक परत चढ़ाई हुई है हमने, वो परत किस चीज की चढ़ाई हुई है हमने, कैपिलरीज की। यही वो ब्लड की कैपिलरीज है जिसकी वजह से हमारा एक्सचेंज हो पाता है। इसका आगे और क्या चीज है जो मैंने बोला ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये हम कल पढ़ेंगे, अभी नहीं। अभी हम इसको देख लेते हैं एक बार। लाइन विथ सिंपल स्क्वामस, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है। ये किससे बना हुआ था, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, कवर्ड होता है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन यहीं पे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है। gases can pass through the thin walls of each alveoli and the capillary, यानी कि alveoli है और जो उसकी दूसरी जो है कैपिलरी है, इन दोनों के बीच में आदान प्रदान होता है। इनके बीच में बहुत ही एक तरह की बिल्कुल थिन वॉल होती है, ये बहुत थिन, जैसे प्याज का छिलका दिखता है ना, इसके आर पार आप देख सकते हो, और अंगूर का होता है, ऐसे जो होता है बिल्कुल बिल्कुल आर पार दिखाई देता है ये, इसलिए आर पार पूरा अपना एक्सचेंज कर पाते हैं ये, ठीक है। एल्वुलाई सैक यानी कि जो एल्वुलाई का जो एक बोरी है हमारी, वो जो बंच ऑफ बलून है, शेप्ड स्ट्रक्चर लाइक एल्वुलाई, ठीक है। ये देखो ना, ये ऐसे ही है, सेम टू सेम ऐसे ही होते हैं, एग्जैक्टली ऐसे होते हैं। अगर आप एनिमेशन देखोगे एग्जैक्टली यही दिखेगा आपको। नंबर ऑफ एल्वुलाई इन बोथ लंग्स आर 300 to 400 मिलियन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सब हटा दो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन देखा होगा। ये अगेन ईच है, ईच मतलब हर लंग के अंदर, 300 to 400 मिलियन इसके अंदर, 300 to 400 मिलियन इसके अंदर। मोटा मोटा कहेंगे 600 से 800 हो गए टोटल में, अगर हम कहें 600 से 800 हो गए टोटल में, ठीक है। लंग्स हम कल कर लेंगे, ठीक है, टाइम बहुत हो चुका है, ज्यादा बड़ा नहीं है ये, खत्म हो जाएगा। अगर आप एक बार हम इसके ऑर्गन्स को पढ़ लेंगे फिर तो कुछ मुश्किल है ही नहीं, फिर तो प्रक्रिया मुश्किल से 1-2 मिनट की, 1-2 मिनट की नहीं कहूंगे, हाँ 10-15 मिनट चाहिए उसके लिए भी। ट्रांसलेट इनका जो डिफ्यूजन है वो समझाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। बाकी फ्रेशर्स का तो ज्यादा इतना नहीं करना है यहाँ पर थोड़ा सा समझाने में टाइम लग जाएगा। तो कल की क्लास आपकी लगेगी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। मैं उम्मीद करूंगी आप सभी कल देख कर आओगे अपनी एनिमेशंस, ठीक है। एक बार यूट्यूब पे जाके अच्छे से एनिमेशन को देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा और आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, दिमाग में छप जाएंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए जया जी, आप आज प्रेयर करवा दोगे? नो मैम, ओके ठीक है, कोई बेटा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रियंका जी, प्रियंका खुशवा जी, आप ही करवा दीजिए। ओह आई एम सॉरी जया जी, सब ठीक है। पद्मा जी, अच्छा ठीक है, आप करवा दीजिए पद्मा जी। जी मैम। सभी बैठ जाएंगे, ध्यानासन सुखासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, एक गहरा लंबा श्वास अंदर और पूरा श्वास बाहर। एक बार ओम का उच्चारण, उसके बाद फिर मंत्र का उच्चारण। गहरा लंबा श्वास अंदर, जो मंत्र मैं उच्चारण करने जा रही हूँ वो मंत्र लिया गया है ईशावास्य उपनिषद का 15वां मंत्र है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन् पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। अर्थात जो चमकीले सुवर्ण मतलब सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, तो हम ईश्वर से इस तरह से प्रार्थना करें कि सबको पोषक देने वाले
सबको पोषक देने वाले सबको पोषक परमात्मन, आप उस सत्य स्वरूप के दर्शन के लिए उस आवरण को हटा दीजिए। इसका यह आशय है कि जैसे कि हम जिस में रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे मनुष्य हैं। धन का लालच ही मनुष्य को धर्म से विमुख कर देता है। ये धर्म वो वाले धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। तो धन के लोभ में मनुष्य अधर्म की ओर पवित्र हो जाता है। मनुष्य भगवान का दर्शन मनुष्य को कदापि नहीं हो सकता इसके अंदर। तो इसलिए मंत्र में प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मा, आप उस आवरण को हटा दीजिए जिससे कि अविनाशी प्रभु के दर्शन हो सके। हरिओम। हरिओम आप सभी की धन्यवाद। चलें, कल की क्लास में मिलेंगे आप सभी से। पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें और कामयाब होकर ही लौटें। ठीक है। हरिओम। थैंक हरिओम यू मैम। जया जी।